ऑल राइट। अनदर क्वेश्चन फॉर टेक्स्ट प्लानिंग। और इस क्वेश्चन की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। रिक्वायरमेंट ए में हमें पर्सन के लिए एडवाइस पूछी गई है। रिक्वायरमेंट बी में आप देखो लिखा हुआ है एडवाइस स्मार्क लिमिटेड। लिमिटेड नाम से हमें अंदाजा हुआ कि सेकंड रिक्वायरमेंट इज पर्टेनिंग टू कंपनी। और थर्ड रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव इज द मोस्ट बेनिफिशियल फ्रॉम द व्यू ऑफ स्मार्ट लिमिटेड। देन अगेन ये कंपनी से रिलेटेड ही आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं हम इजीली सॉल्व करेंगे। एक सोचने का तरीका हमें देखना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखो कह रहा है कि यू शुड एज्यूम दैट टुडेज डेट इज 20th मार्च 2024 एंड आफ्टर फ्यू डेज आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट डेट आएगी विच इज 6 अप्रैल 2024 एंड दैट्स द फिजिकल ईयर स्टार्ट डेट फॉर फिजिकल ईयर 24-25। 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होगा, ये उससे कुछ दिन पहले का आपको डेट एज्यूम करवा रहा है। सैमी स्मिथ इज अ डायरेक्टर ऑफ स्मार्क लिमिटेड। सैमी डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है कंपनी का। द कंपनी हैज गिवन हर द चॉइस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड विद द लीस्ट company motor car or alternatively being paid additional director remuneration and then privately leasing the motor car herself। हुआ क्या बेसिकली, एक एम्प्लॉय का कम्यूट का मसला रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने चॉइस दी है कि या तो उसको एक लीज मोटर कार दे दी जाए, या लीज मोटर कार देने की बजाय ऑल्टरनेटिवली क्या किया जाए कि उसके पैसे बढ़ा दिए जाए। ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ है कि उसके पैसे इंक्रीज कर दो और वो फिर अपना आना जाना खुद मैनेज करे, खुद से मोटर कार वो लीज पे ले ले। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना लीज मोटर कार, तो लीज का मतलब होता है बेसिकली रेंटेड कार। लीज का मतलब यहाँ पे रेंटेड कार। कंपनी की कोई जाती कंपनी गाड़ी खरीद के नहीं देगी, बल्कि कंपनी क्या करेगी, एक कार रेंट पे लेगी और कार एम्प्लॉय को दे देगी यूज करने के लिए। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ लीज्ड कंपनी कार, रेंटेड कार। या दूसरा क्या है कि उसके पैसे बढ़ा दिए जाए, देन बंदा अपनी मर्जी से खुद कोई भी गाड़ी रेंट पे ले और उसको यूज करे, कम्यूट का मसला रिजॉल्व करे। एनीवेज, आगे हमें बोल रहा है कि अगर कंपनी मोटर कार देगी तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव के बारे में बताया है कि अगर एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन दी जाएगी तो वो क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। तो क्वेश्चन का डेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमने 2-3 दफ़ा पढ़ना है। क्योंकि देखिए टिल द टाइम हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमने करना क्या है, हाउ वी कैन डू। तो आप सबसे पहले ये समझे कि आपने करना क्या है। तो ये दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दो ऑप्शन से रिलेटेड अब कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। जरा आप पढ़ते हैं ऑप्शन 1, जिसमें कह रहे हैं कि कंपनी मोटर कार में क्या होगा। द मोटर कार विल बी प्रोवाइडेड। अगर कंपनी इस बंदे को मोटर कार देगी, कंपनी इसको कार प्रोवाइड करेगी, तो द मोटर कार विल बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द टैक्स ईयर। थ्रू आउट का मतलब फॉर कंप्लीट 12 months ऑफ द फिजिकल ईयर, एंड इट्स प्रोविजन विल रिजल्ट इन टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ 30340। और हमें मालूम है कि जब एक कंपनी, जब एक एम्प्लॉय को गाड़ी यूज करने के लिए दे, इन दैट केस आपका कार बेनिफिट कैलकुलेट होता है। द प्रोविजन ऑफ द कार, यानी कि कार प्रोवाइड करने की वजह से जो कार बेनिफिट होगा, वो कार बेनिफिट हमें निकालना नहीं है, बल्कि वो खुद से बताया गया है कि दिस प्रोविजन विल रिजल्ट इन द टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ 30340 फॉर सेमी। तो जब एक एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कार होगी, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा कितना, वो हमें बता दिया गया 30340 का। देन द मोटर कार विल हैव एन ऑफिशियल CO2 emission ऑफ 200 ग्राम्स पर किलोमीटर। अगर आपको याद हो कि एक गाड़ी अगर रेंटेड कार हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर इस रेंटेड कार का CO2 एमिशन मोर देन 50 ग्राम पर किलोमीटर है, हम ये ट्रेडिंग इनकम की एडजस्टमेंट्स में पढ़ते हैं। ट्रेडिंग इनकम में बहुत सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। तो जो ट्रेडिंग इनकम रूल्स है वही कंपनी के लिए रूल्स होते हैं। तो जिस तरह एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में अगर एक गाड़ी रेंट पे लेके यूज की जाए तो उसका कार रेंटल अलाउड एक्सपेंस तो होता है, लेकिन ऑल्सो डिपेंडेंट कि उस कार का CO2 एमिशन कितना है। इफ कार CO2 emission is more than 50 ग्राम पर किलोमीटर, in that case 15% of the rent expense will be disallowed और 85% अलाउड होगा। तो यही जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में रेंटेड कार का CO2 emission का रूल है, यही कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। कि अगर एक कंपनी एक ऐसी गाड़ी रेंट पे ले रही है कि जिस गाड़ी का CO2 emission 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में कार रेंटल एक अलाउड एक्सपेंस तो है, लेकिन 85% विल बी अलाउड एंड 15% विल बी डिसअलाउड। तो यहां पे हमें मालूम चला
ये जो CO2 एमिशन हमें दिया हुआ है ये इस वजह से दिया हुआ है कि हमें फौरन से क्लिक होना चाहिए कि दिस 200 ग्राम पर किलोमीटर इज मोर देन 50 ग्राम पर किलोमीटर। इन दिस केस ये जो अमाउंट दी गई है आपको, इस वजह से इस अमाउंट का 85% एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंस होगा, एंड 15% डिसअलाउड एक्सपेंस होगा। यानी कि व्हेन इट कम्स टू डिडक्शन ऑफ दिस एक्सपेंस फ्रॉम द प्रॉफिट्स, तो हम इस 27720 को पूरा रेंट एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। हमें कार रेंटल का मैक्सिमम जो अलाउड होगा इस अमाउंट का 25%, 85% होगा और 15% डिसअलाउड हो जाएगा। ऑल दो हम अपने सप्लायर को ये पूरी अमाउंट दे रहे होंगे। जरा समझे, लिखा हुआ है कि अगर आप एक गाड़ी के सप्लायर हो, आपने मुझे कार रेंट पे दी हुई है और मुझसे रेंट चार्ज करे 27720, आप तो मुझसे अपना पूरा रेंट लोगे ना कि भाई मैंने तुमसे जो प्रॉमिस रेंट है वो मुझे दो, तो मैं आपको पूरा 27720 दूंगा। लेकिन चूंकि इस गाड़ी का CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है, तो मैं इस 27720 की पेड अमाउंट को 100% एक्सपेंस के तौर पे अपने अकाउंट से माइनस नहीं कर सकता। इस 27720 का मैक्सिमम 85% में एज एन अलाउेबल एक्सपेंस अपने प्रॉफिट से माइनस करूंगा और 15% डिसअलाउड हो जाएगा, वो कहीं भी माइनस नहीं होगा। आपको पूरे पैसे दिए, आपको पूरे पैसे देके 85% में अपने पास से माइनस करवा लूंगा, 15% डिसअलाउड है। जी ये बात रिकॉल हुई आपको। आगे बोला था लीज पेमेंट्स विल कवर ऑल दी रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार एक्सेप्ट फॉर फ्यूल। तो एक्सेप्ट फॉर फ्यूल का मतलब कि कोई भी फ्यूल बेनिफिट नहीं है, कार ही मिलेगी, कोई फ्यूल बेनिफिट कंसिडर नहीं होगा। आगे कह रहा है कि स्मार्क लिमिटेड विल नॉट प्रोवाइड सेमी विद एनी फ्यूल फॉर प्राइवेट जर्नीज। अगर गाड़ी के साथ साथ फ्यूल भी मिल रहा होता तो हम एक और बेनिफिट की बात करते, दैट इज फ्यूल बेनिफिट। लेकिन डायरेक्टली मना कर दिया गया कि किसी भी तरह का कोई फ्यूल इंप्लॉय को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी वो बातें होगी जो कंपनी मोटर कार से रिलेटेड है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। अगर सेकंड ऑल्टरनेटिव की बात करें, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी देने की बजाय उसके पैसे बढ़ा दे, फिर क्या होगा, उसमें कितने पैसे बढ़ेंगे। कह रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू हैविंग अ कंपनी मोटर कार, सेमी विल बी पेड एन एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। ये जो वर्ड है ना एडिशनल, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका मतलब यकीनन इस एम्प्लॉय की ऑलरेडी भी कोई एक सैलरी चल रही होगी, अब उसको अगर गाड़ी ना दी जाए लेकिन उसके कम्यूट का मसला हल करने के लिए उसके पैसे बढ़ा दिए जाए, तो एडिशनल सैलरी कितनी होगी। ऑलरेडी कोई ना कोई सैलरी उसको मिल रही है, बट इन दिस केस एडिशनल सैलरी कितनी होगी। तो कह रहा है एडिशनल सैलरी आपकी होगी 28,000। ऑलरेडी भी कोई सैलरी चल रही होगी, लेकिन एडिशनल सैलरी होगी 28,000 एंड दिस विल बी इंक्रीज फॉर द ईयर 24-25। एंड देन ये पैसे जब उसके बढ़ जाएंगे तो एम्प्लॉय खुद से अपनी कोई गाड़ी लीज पे लेगा, रेंट पे लेगा और उसको यूज करेगा, लेकिन कंपनी इस सिचुएशन में सिर्फ पैसे बढ़ाएगी, गाड़ी नहीं देगी। तो क्वेश्चन का डेटा हमें समझ में आ गया। हमने कहा कि एक एम्प्लॉय का कम्यूट का मसला हल करने के लिए कंपनी इज कंसीडरिंग टू ऑल्टरनेटिव्स। इन फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, कंपनी इज कंसीडरिंग टू गिव द कार टू एम्प्लॉय विच विल रिजल्ट इन कार बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयर को सिचुएशन में कार का रेंट पे आउट करना पड़ेगा क्योंकि एक रेंटेड कार होगी। देर आफ्टर हमने बात की सेकंड ऑल्टरनेटिव की कि अगर कार देने की बजाय पैसे बढ़ाने चाहिए, तो पैसे कितने बढ़ने चाहिए, एडिशनली इसको 28,000 बढ़ा दिया जाए। तो फिर उस बंदे की मर्जी कि वो अपना आना जाना कैसे मैनेज करे। ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, याद रखना प्यारो, ये अदर इंफॉर्मेशन ना तो कंपनी कार से रिलेटेड है और ना ही सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस में अगर इस तरह की अदर इंफॉर्मेशन होती है ना, तो आपके ओवरऑल सिनेरियो से बर्डन कर रही होती है। दिस इज नॉट pertaining to any specific company motor car or the additional director remuneration, whereas this other information is pertaining to the whole scenario। और ये अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बहुत की चीजें हमें सामने समझने को मिलेंगी। कह रहे कि अदर इंफॉर्मेशन में कह रहे कि करंट एनुअल सैलरी सेमीज करंट एनुअल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन इज 65,000। मैं यहां पे रुकूंगा। देखो सैलरी है ना, सेमीज करंट रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, और हमें मालूम है कि सैलरी बेसिकली अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम के पर्पज से सोचो, इट इज GCE। रिम्यूनरेशन इज सैलरी एंड सैलरी इज ग्रॉस कैश अर्निंग। तो ऑलरेडी इस बंदे के ग्रॉस कैश अर्निंग मिली है। हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि एनआईसीज का इंपैक्ट भी आता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम में एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, इनको एनआईसीज भी देने पड़ते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। और वो नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में इफ यू टॉक अबाउट क्लास 1 एम्प्लॉय एंड क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, बोथ आर बेस्ड ऑन ग्रॉस कैश अर्निंग्स। तो ये जो रिम्यूनरेशन दी हुई है, इसकी एग्जिस्टिंग रिम्यूनरेशन दी हुई है, ऑलरेडी इसकी 65,000 मिल रहे हैं जो कि ग्रॉस कैश अर्निंग है। और कंपनी का जो ईयर एंड डेट है वो 5 अप्रैल है। कंपनी हर साल अपने अकाउंट्स बनाती है 5 अप्रैल को। अब एक और बात सोचो, इस 65,000 के हवाले से एक और चीज इंपॉर्टेंट सोचो।
अगर मैं आपसे बोलूं कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द पर्सन स्टेटस, यू विल से दैट पर्सन इज अ हायर रेट टैक्स पेयर बिकॉज बेस्ड ऑन हिज एग्जिस्टिंग सैलरी विच इज मोर देन 37,700, जो कि बेसिक रेट बैंड से ज्यादा नजर आ रही है उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी, तो एग्जिस्टिंग पर्सन का जो स्टेटस है वो हायर रेट टैक्स पेयर है। एंड अनदर थिंग, और हमें मालूम है कि जो हायर रेट टैक्स पेयर होते हैं वो 40% पे टैक्स पे कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ द पर्सन की बात करें, पर्सन वुड बी पेइंग टैक्सेस एट 40% ऑन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सैलरीज। अभी इन दोनों में से कोई ऑप्शन कंसिडर नहीं कर रहे, अगर हम उसके जनरल स्टेटस की बात करें तो एक 40% का टैक्स पेयर है। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड थिंग, अगर आप एनआईसी पर्पज से सोचो कि एक एम्प्लॉय है जहां पे ग्रॉस कैश अर्निंग्स शामिल हैं, वहां पे एनआईसी कितने परसेंट पे चल रहा होगा? एक 65,000 की ऑलरेडी एक एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है, तो उस ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉय कितने परसेंट पे एनआईसी दे रहा होगा और एम्प्लॉयर कितने परसेंट पे एनआईसी दे रहा होगा? लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। अगर मैं टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस ओपन कर लूं और यहां पे मैं 2 मिनट के लिए आपको बोलूं, जरा सोचो, इस क्वेश्चन में ग्रॉस कैश अर्निंग दी हुई है 65,000 की। ग्रॉस कैश अर्निंग क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी एंड क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी दोनों की कैलकुलेशन में यूज होता है। तो अगर आप क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी की बात देखो, 65,000 की अमाउंट है, 65,000 में से कुछ अमाउंट तक नील हुआ होगा, फिर एम्प्लॉय ने दिया होगा 8% पे, एम्प्लॉय ने फिर कुछ दिया होगा 8% पे, और 50271 से लेकर 65,000 के इन बिटवीन जो अमाउंट आ रही होगी उस अमाउंट पे ये एनआईसी पे कर रहा होगा 2% पे। ये जो करंट सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर यही एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें, ग्रॉस कैश अर्निंग इस कैलकुलेशन में भी यूज होगा और इस कैलकुलेशन में भी यूज हुआ होगा। अगर हम एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव से सोचे कि एम्प्लॉयर वुड आल्सो बी पेइंग द क्लास 1 सेकेंडरी एनआईसी, क्लास 1 प्राइमरी एनआईसी होता है एम्प्लॉय वाला, क्लास 1 सेकेंडरी एनआईसी होता है एम्प्लॉयर वाला। सो क्लास 1 सेकेंडरी एनआईसी और रिफ्रेज इट एज क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी विच इज बेस्ड ऑन ग्रॉस कैश अर्निंग। तो एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट तक नील पे किया होगा, कुछ पे आपका ये 13.8% पे कर रहा होगा। यानी कि 9101 से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी, ये 65,000 के अमाउंट तक जो एडिशनल अमाउंट होगी, डिफरेंशियल अमाउंट होगी, उस पर 13.8 पे कर रहा होगा। अब हमें यह अंदाजा हुआ कि अगर आप एक एम्प्लॉय बन के सोचो, थोड़ी देर आप एक एम्प्लॉय बन जाओ और आप सोचो कि यार मेरी सैलरी अभी 65,000 है, जिसमें अगर मैं एनआईसी की बात करूं तो एनआईसी में मैं बीइंग एम्प्लॉय सोच रहा हूं अभी, तो कुछ ऐसी अमाउंट है जिसमें मैं अभी 2% पे एनआईसी दे रहा हूं। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात पे गौर करना। अगर मैं बोलूं कि आपके 15,000 और बढ़ गए, अब मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, जल्दी से मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं अपने पास। अब नाउ आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपके 15,000 बढ़ गए ग्रॉस कैश अर्निंग में, आप ऑलरेडी जब 65,000 की इनकम कमा रहे थे, सैलरी कमा रहे थे, आपका एनआईसी चल रहा था 2% पे। अब मजीद आप 65,000 के साथ साथ 15,000 मजीद आपको मिल गए, तो अब आपकी फर्दर एनआईसी कैलकुलेट होना पड़ेगा। तो इस एडिशनल अमाउंट पे एडिशनल एनआईसी कितने परसेंट पे निकलेगा? दोबारा से 8% दोबारा से लेंगे या 2%? किस परसेंटेज पे एडिशनल एनआईसी निकलेगा? मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एडिशनल एनआईसी। एडिशनल एग्जिस्टिंग सैलरी पे ऑलरेडी 2% तक चले गए थे, 50,271 से 65,000 तक। अब इस 65,000 के आगे कोई भी अमाउंट ऐड होगी तो उस पर फर्दर हम कितने परसेंट पे एनआईसी कंप्यूट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे? जल्दी से बताएं, परसेंटेज बताएं, 8% या 2%? बिल्कुल सही कहा आपने। इस 65,000 के बाद 1,15,000 भी बढ़ जाए ना, तब भी आप 2% पे फर्दर कैलकुलेशंस करोगे। तो दैट्स द रीजन, क्योंकि आप ऑलरेडी इस अमाउंट तक तो 2% पे पहुंच गए थे ना। अब इसके आगे जितना भी अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा, एडिशनल एनआईसी आपका 2% पे कंप्यूट होता रहेगा। तो ये बात मायने में रखते हुए हम बैक टू दी सिनेरियो आए। हमने कहा अगर इसकी एग्जिस्टिंग ग्रॉस कैश अर्निंग की बेस पे ये एक हायर रेट टैक्स पेयर है, और अगर एनआईसी की बात करें तो इस 65,000 में से कुछ अमाउंट तक नील, कुछ अमाउंट तक 8%, कुछ अमाउंट तक 2%, और इसके बाद कोई भी एक्स अमाउंट ऐड होती जाएगी। जिस तरह यहाँ पे अगर इसको फर्दर भी 28,000 मिल जाए, तो इस फर्दर 28,000 मिलने पे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनआईसी फर्दर 2% पे कैलकुलेट होना है। होप के ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं कि जैसे सिचुएशन में हमने बात की कि 65,000 उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी है, इस 65,000 के साथ अगर उसको मजीद 28,000 भी मिल जाए, तो हम यहां पे बोलेंगे कि भाई ये ऑलरेडी 65,000 की रेंज तक जो भी डिफरेंशियल आ रहा था उस पर 2% था। इसके बाद अगर इसका मजीद भी 28,000 मिल जाए,
तो इस पे एनआईसी फर्दर आपका 2% पे कंप्यूट होना है। ये बात सबको समझ में आ गई जी? ये बात सबको क्लियर है? जल्दी से यस नो कर दें। गुड इनफ। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पूरा सिनेरियो देख लिया। आप एक नजर दोबारा देख लो। हुआ क्या कि आप एक एम्प्लॉय हो, कंपनी आपका आने जाने का मसला रिजॉल्व करना चाहती है। टू रिजॉल्व योर कम्यूट प्रॉब्लम, कंपनी इज कंसीडरिंग टू ऑप्शंस कि क्या आपको गाड़ी दे दी जाए। अगर गाड़ी दी गई तो आपके लिए जात के लिए एक टैक्सेबल बेनिफिट निकल आएगा। कार बेनिफिट वो कितना होगा, पैराग्राफ में दिया हुआ है। कंपनी कार मोटर कार में सेकंड लाइन में 30340 का बेनिफिट आएगा। और ये कंपनी गाड़ी खरीद के नहीं देगी बल्कि रेंट पे लेके देगी। कंपनी को रेंट पे करना पड़ेगा 27720। और कार का सीओ डोमेशन 50 ग्राम से ज्यादा है तो कंपनी का जो लीज रेंटल है ये 15% डिसअलाउड हो जाएगा, 85% अलाउड होगा एज पर दी रूल। फिर उसके अलावा आपको कोई फ्यूल बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ गाड़ी मिलेगी। कंपनी सेकंड ऑप्शन ये कंसिडर कर रही है कि बजाय गाड़ी देने के आपके पैसे बढ़ा दिए जाए, आपके 28,000 बढ़ा दिए जाए। 28,000 का बढ़ना ये सैलरी का इंक्रीज है और सैलरी इज ग्रॉस कैश अर्निंग। तो अगर आपकी सैलरी इतने से मजीद बढ़ जाए तो देखो इस पे आपका क्लास 1 एनआईसी पे तो फर्क आएगा, क्योंकि ग्रॉस कैश अर्निंग क्लास 1 एनआईसी पे एम्प्लॉय पे करता है, एम्प्लॉयर पे नहीं करता। एम्प्लॉयर कब एनआईसी पे करता है, जब बेनिफिट्स हो। क्लास 1 ए बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयर एनआईसी पे करता है, जबकि ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉय भी एनआईसी पे करता है। एम्प्लॉय एनआईसी भी आता है और ग्रॉस कैश अर्निंग के बढ़ने पे एम्प्लॉयर एनआईसी भी आता है। तो दोनों तरह के एनआईसी इंपैक्ट हो सकते हैं जहां पे ग्रॉस कैश अर्निंग इंक्रीज होती है। और अदर इंफॉर्मेशन में लिखा था इस बंदे की एग्जिस्टिंग सैलरी 65,000 है, यानी कि वो करंटली बेसिक रेट हाई रेट टैक्स पेयर है, 40% का टैक्स पेयर है। और उसकी इस सैलरी की बेस पे, इस एग्जिस्टिंग ग्रॉस कैश अर्निंग की बेस पे उसका जो एनआईसी चल रहा है दैट इज एट 2%। अब आए, हमने सिनेरियो माइंड में रख लिया। अब आए रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। हम बीइंग टैक्स एडवाइजर, हमसे पूछा ये जा रहा है, देखो भाई आप टैक्स एडवाइजर के रोल अदा कर रहे होते हो, खासतौर पर टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको बोला जाता है कि यू आर द टैक्स मैनेजर, यू आर द टैक्स एडवाइजर, नाउ यू हैव टू एडवाइज योर क्लाइंट। तो आपको आप सही एडवाइस उसी वक्त कर सकते हो जब आपका 100% नॉलेज होगा। तो टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन बेसिकली हम कितने मास्टर हैं टैक्स के पेपर में वो यहाँ पे चेक हो जाता है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने के लिए इनकम टैक्स का नॉलेज भी चाहिए, कॉर्पोरेशन टैक्स का नॉलेज भी चाहिए। हमारी मास्टरी चेक हो जाती है टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जब आप अपने पूरे एरियाज पढ़े ना, लास्ट में जाके टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस करें, लास्ट में जाके टैक्स प्लानिंग को टच करें। क्योंकि उसमें आपको ओवरऑल आपका दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी ओवरऑल बहुत सारे पिछले टॉपिक्स की रिवीजन हो जाती है, प्लस प्लस आपकी मास्टरी चेक हो जाती है कि आपने टैक्स को कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से सीखा है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है कि बीइंग टैक्स एडवाइजर एडवाइस सैमी स्मिथ, यानी कि एडवाइस एम्प्लॉय, एडवाइस इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन को दो तीन चीजों पे एडवाइस करनी है आपने कि बताओ उस इंडिविजुअल पर्सन का इनकम टैक्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा और इंडिविजुअल पर्सन के एनआईसी पे क्या इंपैक्ट रहेगा। व्हाट आर दी इनकम टैक्स एंड एनआईसी इंप्लीकेशंस फॉर द टैक्स ईयर 24, इसको 23-24 की बजाय 24-25 हम कर देते हैं कि इस फिजिकल ईयर 24-25 के लिए बताओ क्या इसका इनकम टैक्स रहेगा, क्या एनआईसी रहेगा। इफ शी इज प्रोवाइडेड विद द कंपनी मोटर कार, अगर हम ऑप्शन 1 कंसिडर करें, एंड 2 इफ शी रिसीव्स एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ऑफ 28,000। तो कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय परस्पेक्टिव से सोचो कि अगर उसको ये दे दिया जाए या उसको ये दे दिया जाए तो उसके इनकम टैक्स और एनआईसी पे क्या फर्क रहेगा। देखो एग्जाम क्वेश्चंस में ये पूरा सॉल्व हुआ नहीं होता, ये सिर्फ आपको एक सोचने का वे देने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया ताकि कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपके माइंड में फौरन इस तरह का एक स्ट्रक्चर आना चाहिए जो आप उधर उस सिनेरियो को देख के उसके अकॉर्डिंगली बना सको। अगर आप यहां पे देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सैमी स्मिथ हु इज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए वी आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस कि अगर उस एम्प्लॉय को कार दे दी जाए तो उसका टैक्सेबल बेनिफिट बढ़ जाएगा। और उसका कार बेनिफिट कैलकुलेट होकर क्वेश्चन में दिया गया था 30340, तो ये बेनिफिट आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए तो अगर इफ शी रिसीव्स एडिशनल सैलरी एंड इंक्रीज सैलरी मिलेगी उसकी 28,000। जल्दी से जरा सोचो, आप सेमी स्मिथ हो, पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर आपका बेनिफिट बढ़ जाए तो ये बेनिफिट आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी बढ़ा देगा, क्योंकि बेनिफिट आर एडिड टू दी एम्प्लॉयमेंट इनकम, जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज बढ़ेंगी।
क्योंकि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी. So if there is a benefit would be increasing your income. So if income is increased, lower the income, lower the tax liability. Higher the income, higher the tax liability. So if this benefit would be increasing your income level, so your tax liabilities will also go up. और एम्प्लॉय परस्पेक्टिव से सोचो, जहां पे आपको गाड़ी मिल रही है, एम्प्लॉयर्स के लिए इंपैक्ट सोचो एनआईसी, वेयर देयर इज बेनिफिट. आप एक एम्प्लॉय हो, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे किसी भी तरह का कोई एनआईसी देता है? जल्दी से यस नो करो. मैं सवाल रिपीट करता हूं, क्या एक एम्प्लॉय किसी भी तरह के बेनिफिट के मिलने पे एनआईसी देता है? बेनिफिट्स के मिलने पे एम्प्लॉय को एनआईसी नहीं देना पड़ता. तो ये कार बेनिफिट है. एम्प्लॉय को एनआईसी वेयर देयर इज बेनिफिट, तो एम्प्लॉय के लिए एनआईसी कोई नहीं होगा. तो मैंने लिखा एम्प्लॉय डज नॉट पे any NICs on the benefits received. तो बेनिफिट रिसीव होने पे कोई एनआईसी नहीं होगा, जीरो होगा. राइट. इनकम टैक्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी इस बंदे की एक सैलरी चल रही है, ऑलरेडी वो अपना कुछ टैक्स पे कर रहा है. अगर उसका फर्दर बेनिफिट बढ़ जाए, इतनी अमाउंट से उसकी इनकम बढ़ जाए, तो उसका टैक्स भी तो बढ़ेगा. ऑलरेडी वो 40% का टैक्स पेयर है. अगर 65,000 में हम फर्दर ये इनकम ऐड भी कर दें, ये बेनिफिट ऐड भी कर दें, तो उसका टैक्स रेट चेंज नहीं होगा. टैक्स रेट तो 125,140 के बाद जाके चेंज होगा. अगर आप चेक करो, इसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, ऑलरेडी वो इस सैलरी पे 40% का टैक्स दे रहा है. तो इस एडिशनल बेनिफिट के मिलने पे भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी है. और वो कितने से बढ़नी है भाई? उसका जो करंट स्टेटस है. तो इनकम टैक्स लायबिलिटी का इंक्रीज हम फाइंड करते हैं. इफ 30340 इज अ बेनिफिट एंड इफ इट वुड बी एडेड टू द एम्प्लॉयमेंट इनकम, सो ओवरऑल इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स भी बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन टैक्स कितने से आ गया? 30340 इंटू 40%, रिजल्टिंगली वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 12136. सो दैट्स इंक्रीज इन इनकम टैक्स लायबिलिटी. तो मैंने कहा इतने से आईटीएल इंक्रीज हो गई, एनआईसी इंक्रीज हुआ जीरो से, इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई 12136 से. यहां तक एग्री है सारे? जी, यहां तक क्लियर है? हमें पूरा रिवाइज्ड कैलकुलेट नहीं करना, हमें इन चीजों का इंपैक्ट लेना है कि अगर उसको ये मिले तो क्या होगा, अगर उसको ये मिले तो क्या होगा. हमें नए सिरे से स्क्रैच से सब लायबिलिटीज नहीं कैलकुलेट करनी. सो डू नॉट कंसीडर हिज हर एग्जिस्टिंग सैलरी एंड ऑल दैट. जी, यहां तक क्लियर है सारे? आगे बात करते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, कि अगर उसको अब सैलरी बढ़ जाए, अब सैलरी के बढ़ने से एम्प्लॉय की जात पे सोचो क्या फर्क पड़ेगा. सैलरी इज ग्रॉस कैश अर्निंग. ग्रॉस कैश अर्निंग बढ़ती है तो टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ के साथ में एम्प्लॉय एनआईसी भी बढ़ेगा. हमने कहा एम्प्लॉय एनआईसी बढ़ेगा. वाई? बिकॉज वेयर देयर इज ग्रॉस कैश अर्निंग. एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर के एनआईसी भी बढ़ेगा. लेकिन हम फिलहाल किसके लिए बात करें? पर्सन के लिए. तो हमने बंदे के लिए सोचा, एम्प्लॉय के लिए सोचा कि अगर उसको ये एडिशनल सैलरी मिले तो उसका टैक्स कितना बढ़ेगा. उस एडिशनल सैलरी के मिलने से, बिकॉज ये ग्रॉस कैश अर्निंग है, एनआईसी भी बढ़ेगा. वो कितना होगा? तो हम फौरन से इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. अगर 28,000 से इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है और ऑलरेडी एक 40% का टैक्स पेयर है, सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन सैलरी ओवरऑल टैक्स विल इंक्रीज बाय 28,000 का 40% इफ यू कैलकुलेट, सो 11,200 से आपकी आईटीएल इंक्रीज हो जाएगी. और व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द एनआईसी? तो जिस तरह मैंने आपको यहां शो किया था कि अगर इस 65,000 के साथ फर्दर भी कोई अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, तो उस एक्सिस अमाउंट पे जितनी भी एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट इसको मिलती रहेगी, एनआईसी 2% पे बढ़ेगा इसका. तो हमने कहा इस 28,000 के मिलने की वजह से इसका एनआईसी भी इंक्रीज होगा. तो हमने कहा कि यहाँ पे 28,000 इंटू 0.02, so that will increase by 560. So that's the increase in NIC of the employee.
यहां तक क्लियर है? हमसे इंप्लीकेशंस पूछी गई थी, हमसे ये नहीं, हमें एडवाइस कहा गया था, दीज वर्ब्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि भाई बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, क्या उसको गाड़ी लेनी चाहिए या उसको एडिशनल सैलरी लेनी चाहिए। हमसे एडवाइस का मतलब हमसे इंप्लीकेशन पूछी गई है कि बताओ इस ऑप्शन के एक्सरसाइज करने पे इंप्लीकेशंस क्या होंगी और इस ऑप्शन के एक्सरसाइज करने पे इंप्लीकेशंस क्या होंगी, हमें सिर्फ टैक्स इंप्लीकेशंस की बात करनी है। अगर हमसे ये पूछा होता कि आप इस एम्प्लॉय के लिए अगर पूछा था कि बताओ इसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो फिर हम इन दोनों को समअप करते, और अगर हम कहते कि उसको अगर गाड़ी दे दी जाए तो इसका टैक्स और एनआईसी ओवरऑल कितने से बढ़ेगा, तो आप इन दोनों अमाउंट का सम करते कि अगर ये कार मिल जाए तो इसका ओवरऑल टैक्स और एनआईसी बढ़ेगा 12136 से, और अगर इसको कार की बजाय इसके पैसे बढ़ा दिए जाए, इन दैट केस इसका जो टैक्स और एनआईसी है ये बढ़ेगा 560 और 11,200, तो 11,760 से। अगर आपसे पूछा होता ना कि सिलेक्ट करके बताओ कि इसको कौन सा ऑप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप बताओ आप कौन सा ऑप्शन इसको बोलते कि ले लो। आप टैक्स एडवाइजर हो ना, दोनों कैलकुलेशन परफॉर्म की, अगर रिक्वायरमेंट में बोला था कि इसको बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए फिजिबल है, तो आप कौन सा ऑप्शन कहते हैं, तो भाई हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना जहां पे आपकी टैक्स लाइबिलिटीज और एनआईसी लाइबिलिटीज कम बन रही हो। तो एम्प्लॉय की टैक्स और एनआईसी लाइबिलिटीज किस ऑप्शन में कम बन रही है, तो अगर आप इन दोनों को आप कंपेयर करो तो आप कंक्लूड कर दोगे कि यार अगर दोनों ऑप्शंस को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो ये ऑप्शन ज्यादा फिजिबल है। यहाँ पे टैक्स और एनआईसी को मिला के 11,760 बना, वेराज दूसरे ऑप्शन में ये बन रहा है 12136। तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो ये वाला काम करे कि कंपनी से वो एडिशनल सैलरी ले ले, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें मिला के इसकी जो टोटल टैक्स कॉस्ट है वो इस वाले ऑप्शन से थोड़ी कम बन रही है। वी आर डन विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आर यू गाइस ओके? मुझे आपका यस नो चाहिए, जल्दी से बता दें, ये चीज सबको क्लियर है यहां तक? बी क्विक प्लीज। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमसे अगर इफ यू मूव फॉरवर्ड, और अगर हम अपने पास नेक्स्ट जाके बात करें कि हमसे अब पूछ रहा है कि बताओ कंपनी के लिए क्या रहेगा, एडवाइस स्मार्ट लिमिटेड, लिमिटेड के नाम से हमें पता चला कि द रिक्वायरमेंट इज अबाउट कंपनी। अब कंपनी के लिए क्या पूछ रहा है कि बताओ कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स क्या रहेगा और कंपनी के साथ एनआईसी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2000, इसको 24 की बजाय 25 कर लीजिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2025, अगर कंपनी किस सिचुएशन में कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स और एनआईसी कंप्यूट करना है, एडवाइस में हमें कंप्यूट करना और इंप्लीकेशंस बतानी है, डिसीजन नहीं देना कुछ भी। किस किन दो सिचुएशन में, नंबर वन कि अगर कंपनी प्रोवाइड करती है कंपनी कार तो कंपनी के साथ क्या होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स और एनआईसी इंप्लीकेशन। एंड नंबर टू, अगर कंपनी एडिशनल सैलरी देती है ऑफ 28,000 तो उस सिचुएशन में कंपनी के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे एक दो नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में हमें कह रहा है कि यू शुड एज्यूम दैट टुडेज दैट द कंपनीज ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स, नाउ यू वुड बी टेलिंग विद द meaning of this note, you should assume that company's augmented profits are less than the lower limit of 50,000। तो इसका क्या मतलब है, ये जहां पे बताया है कि कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट लोअर लिमिट 50,000 से कम है, ये क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये हमें दिया गया है फॉर डिसाइडिंग द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स लोअर लिमिट से कम हो तो उस कंपनी का फिर टैक्स रेट कितना होगा, जल्दी से सोचो। अगर एक कंपनी के नो समरा नॉट 26.5, ये तो मार्जिनल रेट है, ये तो उस वक्त होगा जब ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा हो लोअर लिमिट से एंड कम हो अपर लिमिट से, यानी कि जब ऑगमेंटेड प्रॉफिट इन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट होता है तब मार्जिनल रेट 26.5 होता है। इस सिचुएशन में क्या कह रहा है, दोबारा से देखो, कह रहे हैं कि कंपनी की ऑगमेंटेड प्रॉफिट कम है लोअर लिमिट ऑफ 50,000 से। तो अगर एक कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट लोअर लिमिट से कम होते हैं तो इन दैट केस आपका जो टैक्स रेट होता है कंपनी का वो 19% रहता है। वेरी राइट, वेरी ट्रू। और सेकंड नोट में मैं बोल रहा यू शुड इग्नोर वीएटी एंड एनआईसी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कह रहे कंपनी के लिए जब आप ये पूरे दो ऑप्शन कंसिडर करोगे तो जहां कहीं भी आपको वैट इंप्लीकेशंस और कंपनी के लिए एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो 5,000 की अमाउंट होती है, कह रहे कि आप इन दोनों चीजों को इग्नोर करके चलोगे। किन दो चीजों को, एक तो वैट इंप्लीकेशंस ऑन कार, बिकॉज जब एक लीस्ट कार होती है ना तो उसकी वैट इंप्लीकेशंस भी कुछ मायने में होनी चाहिए, वो आप वैट के टॉपिक में पढ़ते हो। Whatsoever are those implications, I'm not going to recall that.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वैट के नोट्स ओपन कर लो, वहां पे रेंटेड कार की वैट इंप्लीकेशंस देख लो। कह रहे हैं वो जो भी इंप्लीकेशंस है वो इस क्वेश्चन के लिए आपने इग्नोर करनी है। यू शुड इग्नोर वैट इंप्लीकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 5,000। ठीक है जी। हमसे यहाँ पे बोला गया कि आप कंपनी को एडवाइस करनी है कि क्या कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, क्या एनआईसी इंप्लीकेशंस होंगी अगर इस ईयर एंड के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दे, और या इस ईयर एंड के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टर रिम्यूनरेशन दे दे 28,000 की। तो अब यहाँ पे सेमी स्मार्ट लिमिटेड के हिसाब से बात करें। इस तरह पहले हमने एक एम्प्लॉय के परिस्पेक्टिव से सोचा था ना कि एम्प्लॉय को अगर गाड़ी मिलेगी तो क्या होगा उसका, और अगर उसको बड़ी हुई सैलरी मिलेगी तो क्या होगा। अब इस तरीके से हम कंपनी के परिस्पेक्टिव से सोच रहे हैं कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे तो कंपनी के साथ क्या होगा, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को बढ़ा के सैलरी दे तो कंपनी के साथ क्या होगा। सो स्मार्ट लिमिटेड प्रोवाइड्स एम्प्लॉय, क्या चीज प्रोवाइड कर रही है, with the company motor car which will result in 30340 as car benefit। ये 30340 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी देती है तो इन दैट केस एक कार बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए कंप्यूट होगा। तो यहाँ पे ये, या फिर नंबर 2 कंपनी अपने एम्प्लॉय को एडिशनल सैलरी दे दे तो पेइंग एडिशनल सैलरी ऑफ 28,000। नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल थिंग्स इन 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 फ्रंट ऑफ यू। तो जरा इसको हम स्टार्ट लेते हैं कि अब हम क्या किस तरीके से सोचेंगे। जरा एक छोटी सी बात, आप थोड़ी देर के लिए कंपनी बनो, मैं आपका एम्प्लॉय बनता हूं। आप कंपनी बने, आपने मुझे गाड़ी दी। मुझे गाड़ी देना कंपनी के लिए अलाउड एक्सपेंस है या डिसअलाउड है? जल्दी से आंसर करो। आप एक कंपनी हो, आपका मुझे गाड़ी प्रोवाइड करना आपकी जात के लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, ट्रू या फॉल्स? कंपनी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रोवाइड करे, सैलरी, बोनस, कमीशन, बेनिफिट, कोई भी चीज, तो वो कंपनी के एक्सपेंसेस को इंक्रीज करता है। और हमें मालूम है कि जब भी कभी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं प्रॉफिट्स कम होते हैं। ये भी बात ट्रू है। दोनों का इनवर्स रिलेशन है ना। एक्सपेंस इंक्रीज होगा प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो जब कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये कार बेनिफिट देगी तो रिजल्टिंगली कंपनी का एक्सपेंस बढ़ेगा कार प्रोवाइड करने की वजह से, और कंपनी के एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे। लेकिन जरा सोचो, गाड़ी प्रोवाइड करना, आप एक कंपनी हो, आप मुझे गाड़ी देना चाह रहे हो, आपके ऊपर दो तरह की चीजें होंगी। ये गाड़ी आप मुझे खरीद के तो नहीं दे रहे हो, ये गाड़ी आप मुझे रेंटेड कार, लीज्ड कार दे रहे हो, और जिस से आप रेंट पे ले रहे हो वो आपसे एनुअल कॉस्ट, एनुअल रेंट कार का चार्ज करेगा 27720। वो वेंडर जिससे आप मुझे गाड़ी रेंट पे लेके दे रहे हो और आपने उसका रेंट भरना है, वो अल्लाह वास्ते तो आपको गाड़ी रेंट पे देगा नहीं, वो यकीनन आपसे एक रेंटल चार्ज करेगा। तो एनुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 27720। तो बीइंग अ कंपनी आप जब मुझे गाड़ी प्रोवाइड करोगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। कौन कौन सा एक्सपेंस बढ़ेगा? तो सबसे पहले कार रेंटल एक्सपेंस। अब माई क्वेश्चन इज, वैसे तो क्वेश्चन में 27720 कार रेंटल एक्सपेंस दिया गया है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए उनको भी गाइड कर दूं, लेकिन ये कार का CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक रेंटेड कार है। तो हमने ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट में सीखा होता है कि अगर एक रेंटेड कार हो जिसका CO2 एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा हो, तो ऐसी कार का जो भी रेंटल होता है वो 100% अलाउड एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि 85% अलाउड एक्सपेंस होता है, 15% डिसअलाउ हो जाता है। आप बेशक अपने उस वेंडर को तो पूरे पैसे दे रहे हो 27720, वो तो आपको एक रुपया नहीं छोड़ने वाला, वो तो आपसे पूरा कार का रेंट चार्ज करेगा। लेकिन एज पर दी टैक्स लॉ, अब आप उस कार रेंट को 100% अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं कर सकते, उस क्योंकि उसका CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है। तो इन दैट केस 85% विल बी अलाउड एक्सपेंस फॉर यू एज अ कंपनी। तो 27720 का 85% अमाउंट होगा 23562। एक तो ये, आपको जब गाड़ी रेंट पे लेके दोगे तो आपको बीइंग अ कंपनी आपको एक कार रेंट देना पड़ेगा, वो इतनी अमाउंट का अलाउड होगा। अब जरा दूसरी बात भी सोचो, आपको क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC भी देना पड़ेगा, क्योंकि कार प्रोवाइड करना मतलब एक बेनिफिट देना है, और बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयर्स, ERS लिख रहा हूं, बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयर क्लास 1A NIC देते हैं। तो ये जो क्लास 1 लिखा है ना, ये बेसिकली क्लास 1A एम्प्लॉयर NIC है,
क्योंकि आप बीइंग अ कंपनी मुझे एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहे हो, तो आपको एट द सेम टाइम एचएमआरसी को देना पड़ेगा, एनआईसी भी। सो क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी भी इंक्रीज होगा ऑन नेट टैक्सेबल बेनिफिट। एनटीबी स्टैंड्स फॉर नेट टैक्सेबल बेनिफिट। तो हम कंपनी बन के सोच रहे हैं कि आप मुझे बेनिफिट दे रहे हो, मुझे तो बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपको मुझे बेनिफिट देने के चक्कर में एक एनआईसी एचएमआरसी को देना पड़ेगा। वो एनआईसी कौन सा होगा? वो क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी होगा, जो कि नेट टैक्सेबल बेनिफिट पे कैलकुलेट होता है। अब वो बेनिफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 230340, ये अमाउंट दी गई है, ये अमाउंट दी गई है 30340 इज अ बेनिफिट अमाउंट, 30340। और अगर आप भूल गए हो तो आप टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस से देख सकते हो कि क्लास 1A एनआईसी आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम आप लेफ्ट हैंड बॉटम साइड पे टैक्स टेबल्स है, वहां से जाके देख सकते हो कि क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी इज बीइंग कैलकुलेटेड एट 13.8%। तो 30340 पे अगर हम 13.8% मल्टीप्लाई कर दें तो 30,340 का 13.8% इज गोना कैलकुलेटेड एज 418, राउंड ऑफ करके 4187 लिख देता हूं। तो अगर आप सोचो, आपने मुझे ऐसा ऑप्शन जिसमें गाड़ी प्रोवाइड की, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मुझे तो गाड़ी मिल गई, लेकिन कंपनी के लिए आपके लिए एक्सपेंस का इंक्रीज हो गया। और कंपनी के लिए कितने एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, दोनों को सम अप कर लेते हैं, 4187 एंड 23562। तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस हो गया वो 27749, 27749, ये कंपनी का टोटल एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, और अगर सब ओके है तो प्लीज लिख दे के फाइन, यस, या कुछ ऐसा। देखो ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है, अगर इसमें आप नहीं पूछेंगे तो आपके लिए मसला है, फिर टैक्स प्लानिंग बड़ा क्रूशियल एरिया आता है। इज एवरीवन ओके ऑन दिस? ऑल राइट। अब जरा सोचें, जो मैंने आपको बात शुरू में बताई थी कि अगर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है। तो अब अगला पोर्शन सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि अगर एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज एक्सपेंस होगा, डिक्रीज प्रॉफिट होगा। डिक्रीज प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी तो कम होगी। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है कंपनी का 27749 से, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा 27749 से, प्रॉफिट कम होगा। और अगर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि यहां पे डिसाइड किया था हमने 19% है, तो अगर इतने से प्रॉफिट कम हुआ, तो अल्टीमेटली आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। तो 27749 से अगर प्रॉफिट कम हुआ तो सीटीएल भी कम हो जाएगी बाय 19%, दैट्स 5272। तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कम हुई 5272 से। ये बात समझ गए? तो कंपनी के लिए इंप्लीकेशंस पूछा गया था, एडवाइस करना था कंपनी को कि अगर कंपनी मोटर कार दे तो क्या होगा, तो ये सब कुछ होगा। अगर कंपनी मोटर कार देने की बजाय बंदे की सैलरी बढ़ा दे फिर क्या होगा, फिर ये सारा कुछ होना है। अब ये एक पोर्शन तो मैंने आपको समझा दिया। नाउ टेक योर टाइम, लो जरा 2 4 5 मिनट का टाइम। करना क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिशनल सैलरी अगर वो गाड़ी देने की बजाय 28,000 सैलरी बढ़ा दे तो यहां भी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपेंस बढ़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पे होगा क्या, कौन कौन सा एक्सपेंस बढ़ेगा? जिस तरह यहाँ पे कार रेंटल एक्सपेंस था, जिस तरह यहाँ पे क्लास 1A एम्प्लॉयर एनएसी था, बिलीव मी यहाँ भी दो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। एक एक्सपेंस तो सैलरी है, जो सैलरी देनी है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, बट वट वुड बी अदर एक्सपेंस? आप याद रखना, ग्रॉस कैश अर्निंग होती है, ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉयर भी एनआईसी देता है, एम्प्लॉय भी देता है। तो जरा ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लो, टेक 5 मिनट्स टाइम, 4 to 5 मिनट्स टाइम। मैं चाह रहा हूं कि आप ये वाली पूरी कंप्यूटेशन परफॉर्म करें, उसके बाद मैं स्टार्ट लेता हूं। देखिए यहां पे एक एक्सपेंस जो है ना वो तो सैलरी का बढ़ना है। तो यहां पे हम फर्स्ट वन से स्टार्ट लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयर को, कंपनी को एक 28,000 का एडिशनल एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर के लिए सैलरी प्रोवाइड करने की वजह से क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी भी देना पड़ेगा।
और ये किस चीज पे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस कैश अर्निंग्स पे। ग्रॉस कैश अर्निंग 28,000 है, और अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो ऑलरेडी वो कुछ एनआईसी पे ऑफ कर रहा होगा, जो कि क्वेश्चन में उसकी एक 65,000 की एग्जिस्टिंग सैलरी दी हुई थी। अगर मजीद 28,000 सैलरी दे दे तो यहाँ पे आ जाए 9101 से ऊपर जितनी भी ग्रॉस कैश अर्निंग्स होती हैं तो वो आपकी 13.8% एनआईसी देना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर 28,000 का फर्दर दे देगा, सैलरी बढ़ा देगा, तो उस फर्दर अमाउंट पे 28,000 पे जो एनआईसी कंप्यूट होगा वो 13.8% पे होगा। ये टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस से हमने देखा जाके। तो अगर 28,000 का मैं 13.8% कंप्यूट कर लूं, सो वी विल गेट 3864। अब इस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, इफ वी सम अप बोथ दीज अमाउंट्स 28,000 एंड 3684, तो टोटल एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 31864 से। अब सेकंड हाफ बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा प्रॉफिट्स कम नजर आएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कम होगी। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 31864 से, प्रॉफिट कम इतनी अमाउंट से हो रहा है 31864 से, और कंपनी का टैक्स रेट क्वेश्चन में चल रहा है 19% से। तो रिजल्टिंगली वी कैन से दैट कि अगर इतनी अमाउंट से एक्सपेंसेस बढ़े, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी 6054 से। ये बात सही है भाई? ये बात क्लियर है सबको? तो नाउ वी एंड अप विद द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा था कि हमें कंपनी को एडवाइस करनी है कि कंपनी दोनों ऑप्शंस में से कौन किस ऑप्शन में रहते हुए क्या इंप्लीकेशंस होंगी। तो हमने दोनों ऑप्शंस की इंप्लीकेशंस बता दी। मूविंग फॉरवर्ड अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमें बताना है कि डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब कंक्लूजन पूछा जा रहा है किसी चीज के बारे में, कि डिटरमाइन करो कि दोनों अल्टरनेटिव्स में से दो ऑप्शन कंपनी दे रही है ना, कंपनी के लिए सवाल पूछा जा रहा है। रिक्वायरमेंट सी इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, राइट। कह रहे डिटरमाइन करो यानी कि कंक्लूजन दो, दो अल्टरनेटिव में से कंपनी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है, कंपनी के लिए दो अल्टरनेटिव में से मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है। तो अल्टीमेटली जहां पे कंपनी की कॉस्ट कम लग रही होगी ना, वो कंपनी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। कंपनी चाहती है कि मेरे खर्चे कम हो, तो कंपनी के लिए वो ऑप्शन बेहतर होगा। स्मार्ट लिमिटेड के लिए वो ऑप्शन यकीनन बेहतर होगा जहां पे उस कंपनी का खर्चा कम हो रहा होगा। और ये दो अल्टरनेटिव्स में एक कार प्रोवाइड करना है, दूसरा एडिशनल सैलरी। अब यहाँ पे हम कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज की बात करेंगे और नेट कैश देखेंगे, नेट कॉस्ट देखेंगे किसमें कम आ रही है। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी प्रोवाइड करे तो कंपनी के आउटफ्लोज कौन से होंगे और टैक्स सेविंग कितनी होगी। टैक्स सेविंग इस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पार्ट ए में हमने यहाँ पे कहा था कि अगर गाड़ी दे दी जाए तो नेट टैक्स सेव होगा 5272 से। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, 5272 से टैक्स सेव होगा। लेकिन कंपनी के लिए आउटफ्लोज कौन कौन से होंगे? तो मेरे प्यारों बहुत आसान है। एक तो रेंट पेमेंट होगी। रेंट पेमेंट किसे की जा रही होगी? कार वेंडर को। और कार वेंडर को पूरी अमाउंट पे की जा रही होगी। ऑल्दो जब हमने अपने अकाउंट्स में से माइनस करना था एक्सपेंस, तो हमने उसका 85% अलाउड था, वो हमने माइनस किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रेंटल पेमेंट टू द वेंडर ऑफ द कार, सो वेंडर तो हमसे पूरी अमाउंट चार्ज करेगा। तो एक हमारा आउटफ्लो होगा 27720 का। और दूसरा ये कि आपको साथ के साथ में एनआईसी पेमेंट करना पड़ेगी। एनआईसी पेमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट कर चुके थे कि बेनिफिट देने के चक्कर में कंपनी को एचएमआरसी को एक एनआईसी पे करेगी, दैट विल बी 4187, दैट विल बी अनदर आउटफ्लो। तो 4187 का ये आउटफ्लो। अब इन दोनों को अगर आप क्लब कर लो, 4187 एंड 27720, तो टोटल आउटफ्लो फॉर कंपनी ये आपके पास कैलकुलेट हो रहे हैं 31907। 31907 का कैश आउटफ्लो है। टैक्स सेविंग इस ऑप्शन में मिली आपको 5272 की। रिजल्टिंगली वी कैन से दैट कि नेट कॉस्ट कंपनी के लिए इस सिचुएशन में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को नेट ऑफ कर दूं, एक तरफ आपका खर्चा हो रहा है लेकिन उस खर्चे की वजह से अल्टीमेटली आपका टैक्स भी तो सेव हो रहा है। तो दोनों का नेट ऑफ करके देखें, 26635 की नेट टैक्स, नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी है इस सिचुएशन में। इसी तरीके से हम नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑप्शन ढूंढेंगे। और इस ऑप्शन में रहते हुए भी ऑलरेडी हमें काम कर चुके हैं। जितना कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी सेव होना है वो हमने फाइंड की 6054 से। तो यहां पे हमने कहा कि नेट टैक्स सेविंग होगी 6054 से। लेकिन इस सिचुएशन में भी यकीनन दो तरह के आउटफ्लोज शामिल है। एक सैलरी पेमेंट है, एक सैलरी पेमेंट है जो कि एम्प्लॉय को सैलरी कंपनी ने देना होगा, ये कंपनी का आउटफ्लो है। प्लस एट द सेम टाइम कंपनी ने जो एनआईसी पेमेंट करनी होगी, क्योंकि सैलरी ग्रॉस कैश अर्निंग है, तो एम्प्लॉयर
ग्रॉस कैश अर्निंग जब इंप्लॉय को देता है तो एचएमआरसी को एनआईसी भी पे कर रहा होता है, एंड दैट एनआईसी इज 3864। तो ये दूसरा यहाँ पे 3864 का आउटफ्लो है। अगर आप इन दोनों का एडअप कर लो, 28,000 प्लस 3864, तो टोटल अमाउंट आ रही है 31864। एक तरफ कंपनी का ये आउटफ्लो है, लेकिन इस आउटफ्लो करने की वजह से टैक्स सेव हो रहा है, तो दोनों को नेट ऑफ करके आप अगर देख लो तो आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी 2125810। अब सोचो, आप कंपनी हो, आप अपना खर्चा कम से कम करना चाहोगे, दोनों ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करोगे? नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी अंडर ऑप्शन वन इज, अंडर ऑप्शन वेयर द कार इज प्रोवाइडेड द टोटल टैक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 26653, एंड इन द अदर ऑप्शन द टोटल नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 25810। तो यकीनन हमसे डिटरमाइन का पूछा था, तो हमने कहा कि भाई इन दोनों में से डिटरमाइन हमने किया। डिटरमाइन हमने क्या किया, हमने कहा कि यार 25,810 वाली ये कम कॉस्ट है, तो हमने कहा 25,810 ये कौन से ऑप्शन में आ रही है कि हम इंक्रीज्ड सैलरी। तो हमने कहा जब सैलरी इंक्रीज कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन कंपनी के लिए बेहतर है, क्योंकि इस सिचुएशन में कंपनी की कॉस्ट कम पड़ रही है। नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 25810 एज कंपेयर टू 26,635। ये चीज अगर एम्प्लॉय से के लिए पूछी होती, ऑल दो पूछी नहीं थी, अगर एम्प्लॉय के लिए पूछी होती तो एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पे कम कॉस्ट इसी ऑप्शन में आ रही थी। अगर एम्प्लॉय गाड़ी लेता तो टोटल टैक्स कॉस्ट है 12136 की। अगर एम्प्लॉय बड़ी हुई सैलरी लेता तो उसकी टोटल टैक्स कॉस्ट बन रही है 11760। तो एम्प्लॉय के लिए भी ये बेहतर था कि वो बड़ी हुई सैलरी लेता, लेकिन एम्प्लॉय के लिए पूछा नहीं गया था, डिटरमाइन नहीं था, एडवाइस था। तो हमने दोनों इंप्लीकेशंस बता दी, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट सी में पूछा गया था कि डिटरमाइन करो, तो हमने डिटरमाइन किया 25810 इज द लोएस्ट कॉस्ट, इज द लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू टू ऑप्शंस। सो इंक्रीजिंग एडिशनल सैलरी, paying additional salary would be beneficial from the viewpoint of the company. I want your quick feedback. ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? क्विक फीडबैक, आई एम लुकिंग एट चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है जी। अब इसी तरीके से टैक्स प्लानिंग में रहते हुए ये पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन बेहतर है कि अभी साथ साथ ही सॉल्व कर लेना, मतलब अभी पढ़ लें, ताकि आप फिर डायरेक्टली अपने किट के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जो 10 मार्क्स के टैक्स प्लानिंग के दिए हुए हैं, यहां समझ लें और उसके बाद डायरेक्टली किट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे चले जाएं। सही। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू मैरिड कपल। देखो इस क्वेश्चन का सिनेरियो ये है कुछ ऐसा, आप पढ़ लो आपके सामने, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन में डिस्कस करने लगा हूं। ये एक कपल है, इनके नाम दिए हुए, और ये मैरिड कपल है। करंट सिचुएशन क्या है आप पढ़ लेना, अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। हस्बैंड का एक बिजनेस है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसकी वाइफ उसकी हेल्प करने के लिए उसके बिजनेस का काफी सारा काम करती है उसके साथ, लेकिन उसको कुछ पैसे नहीं मिलते वहां से। Although she does considerable amount of work, unpaid work for husband's business, और उसकी वाइफ कोई और काम भी नहीं करती, उसकी वाइफ की भी कोई और सैलरी या कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जस्ट रीड दी सिनेरियो। तो करंटली क्या है, अगर आप यहां से यहां एक दफा थॉरली एक नजर पढ़ लो, मैं रुकता हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद जरा पढ़ें और समझे कि क्या चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, सोल ट्रेडर बिजनेस है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस रन कर रहा है एच, और इसके इस ईयर एंड तक के लिए फॉरकास्टेड रिजल्ट है उसका 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और ये 1 लाख का प्रॉफिट टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो ये आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है। ही डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, हस्बैंड की बात हो रही है, उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इंग्रिड उसकी जो वाइफ है उसकी भी कोई और इनकम नहीं है, लेकिन शी डज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क फॉर हस्बैंड्स बिजनेस। वाइफ की कोई सैलरी या कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि वो अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए काफी सारा काम करती है, लेकिन वो सारा अनपेड वर्क है। ये करंट सिचुएशन है। तो अगर आप करंट सिचुएशन को देखो, तो करंट सिचुएशन हमें कह रही है
करंट सिचुएशन को जरा कंक्लूड करते हैं। वन पर्सन रनिंग बिजनेस, वन पर्सन ऑनर, वन पर्सन ऑनर ऑफ बिजनेस। तो जब एक पर्सन ऑनर ऑफ बिजनेस होगा तो उस बिजनेस से मिलने वाले पैसे से उसकी एक तो इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी, और दूसरा बिजनेस रन करने पे एक एनआईसी होता है। अगर आप बच्चों को याद हो तो मैं आई वांट टू हेयर कि वो ट्रेडिंग इनकम पे कौन सा एनआईसी लगता है, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए, 1 2 3 या 4 जल्दी से। वेरी राइट। तो कोई भी बंदा जो एक सोल ट्रेडर हो, उस वन पर्सन ऑनर ऑफ द बिजनेस है, तो उसका इनकम टैक्स एंड क्लास 4 होगा। अब ये इनकम शीट के हिसाब से सोचिए, नॉन सेविंग इनकम में ट्रेडिंग इनकम रिपोर्ट होगी, कोई और इनकम नहीं है तो यही टोटल बनेगी, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही नेट इनकम होगी, और ये चल रही है 1 लाख की। 1 लाख के अलावा कोई और सोर्स इनकम नहीं है, यही टोटल है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही नेट है। अब हमने कहा कि नॉन सेविंग इनकम में अगर हम टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन के लिए पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें, पर्सनल अलाउंस भी टेपर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ANI 1 लाख के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो वी विल गेट द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फॉर दिस पर्सन इज कंप्यूटेड एज 87430। टैक्सेबल इनकम में से कुछ बेसिक रेट पे टैक्स होगी। 87430 में से अगर 37,700 माइनस कर दिया जाए तो 49730 आ गया। 49730 की अमाउंट 40% पे टैक्स होगी, तो यहां पे आ गया 37,700 इंटू 0.2, 7540, और यहां पे आ गया 49730 इंटू 0.4, 19892। अगर इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करना चाहो तो दोनों को एडअप कर दो, तो ये अमाउंट आ गई 27432। तो जहां पे एक बंदा एक ही ऑनर ऑफ द बिजनेस है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, इन दैट केस वुड बी सफरिंग विद द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ 27,432। एट द सेम टाइम क्लास 4 एनआईसी भी देना पड़ेगा, और क्लास 4 एनआईसी आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे कंप्यूट होता है, नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम। अगर आप टैक्सेबल इनकम यहां पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया विच इज 100,000, तो हमें इस 100,000 की बेस पे निकालना है क्लास 4 एनआईसी। नई लिमिट्स याद यहां से देख लो, 1 से 12,570 तक नील, 12,570 से 50270 तक 6%, और एडिशनल अमाउंट पे 2%। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंप्यूट। हमने कहा 1 से लेकर 12570 तक अमाउंट आई 12570, इतनी अमाउंट तक कोई एनआईसी नहीं होता, जीरो। फिर हमने कहा सेकंड लिमिट होती है एनआईसी पर्पसेस के लिए 12571 से लेकर 50270, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 37,700, और इतनी अमाउंट तक एनआईसी क्लास 4 होता है 6% पे, तो 37,700 का 6% इज 2262। और फिर हमने कहा 50271 से आगे बढ़ो, और टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स 1 लाख के हैं, तो 100,000 माइनस 50270, 49730 आ गया। इस 49730 पे 2% लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2%, तो दैट टेंटोमेंट्स टू 995 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो इस सिचुएशन में अगर आप 995 और 2262 को एडअप कर दो, यू विल गेट 3257। तो ये हमने कहा कि अगर एक बंदा, करंट सिचुएशन को हमने सॉल्व कर दिया कि अगर एक बंदा एग्जिस्टिंग ये जो काम कर रहा है तो उसकी टोटल टैक्स और एनआईसी लायबिलिटी कितनी होगी, तो दोनों को एडअप कर देते हैं, आईटीएल और एनआईसी को, 27432 प्लस एनआईसी, तो हमने कहा 30689 इज द टोटल टैक्स कॉस्ट, इज द टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट। ये टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट हमने कब फाइंड की, वन पर्सन रनिंग द बिजनेस, इन दैट केस टोटल टैक्स कॉस्ट वुड बी एन अमाउंट ऑफ 30689। यहां तक किसी को कोई डाउट है इन कैलकुलेशन में, किसी को कोई मसला है? यस नो कर दें जल्दी से। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा होगा, इन दैट केस टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट विल बी एन अमाउंट ऑफ 30,689। ये तो करंट सिचुएशन थी। नाउ प्रपोज सिचुएशन, ये कपल क्या जानना चाह रहा है, व्हाट्स द प्रपोजल, व्हाट टू डू नेक्स्ट?
प्रपोज सिचुएशन ये है, ये बनना चाह रहे हैं टू ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। अगर सिंगल ऑनर ऑफ द बिजनेस है, सिंगल पर्सन बीइंग ऑनर ऑफ द बिजनेस, इफ वन पर्सन ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो एक बंदे की आईटीएल, एक बंदे का क्लास 4। अगर आप सोचो टू पर्सन्स ऑनर ऑफ द बिजनेस बने, तो फिर एक लायबिलिटी आएगी या दो लायबिलिटीज आएंगी? तो हमने कहा अब आईटीएल हस्बैंड की भी आएगी, आईटीएल वाइफ की भी आएगी। और अगर एनआईसी की बात करें तो अब हस्बैंड का एनआईसी भी आएगा और वाइफ का एनआईसी भी आएगा। तो अब ये चीजें सिर्फ एक एक नहीं आएंगी, अब ये दो दो आएंगी। हस्बैंड की आईटीएल, हस्बैंड का एनआईसी, वाइफ का आईटीएल, वाइफ का एनआईसी। राइट। प्रपोज सिचुएशन जरा आप लोग पढ़े पहले। पीछे सिनेरियो में दिया हुआ था, उसकी वाइफ का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अपने हस्बैंड के लिए अनपेड वर्क करती है उसके बिजनेस के लिए। तो इन्होंने सोचा ये कि वाइफ ने कहा कि यार मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए काम करती हूँ, क्यों ना हम पार्टनरशिप बिजनेस बना लें, उसी बिजनेस को हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें। सो दैट्स अ प्रपोजल। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एक ही बंदा बिजनेस को लेकर चले या पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर लें। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या ओवरऑल टैक्स सेविंग होगी कोई? तो ओवरऑल टैक्स सेविंग ढूंढने के लिए हमने एग्जिस्टिंग एक पर्सन वाली सिचुएशन को सॉल्व किया, जिसमें वी केम टू नो कि अगर एक पर्सन ही बिजनेस लेकर चलता रहे तो टोटल टैक्स एंड एनएससी कॉस्ट होगी 30689 की। ओवरऑल टैक्स सेविंग के लिए हमने कहा एक तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सॉल्व किया, 30,689 की वैल्यू आई। अभी इसमें से एक और प्रपोज सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहां की एक वैल्यू हम यहां से माइनस करेंगे, फिर हम ढूंढेंगे कि टोटल टैक्स कॉस्ट कोई टैक्स सेविंग है या नहीं है। टोटल टैक्स सेविंग उस वक्त आएगी जब यहां पे ये एक्स अमाउंट इससे कम आए। अगर ये एक्स अमाउंट 30,689 से कम आई फिर तो टैक्स सेविंग है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया 35,000, एक बंदा बिजनेस लेकर चल रहा है, 30,000 की लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया, 35,000 की टैक्स कॉस्ट, तो कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी बल्कि टैक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमसे बोल रहा कि क्या कोई ओवरऑल टैक्स सेविंग है या नहीं है। अगर वो अपने सिंगल बिजनेस को, सिंगल ऑनर बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट करे तो क्या कोई टैक्स सेविंग है या नहीं। तो हमने कहा कि अगर 30,689 से कोई अमाउंट कम कैलकुलेट हुई फिर तो टैक्स सेविंग है, अगर इस 30,689 से ये एक्स अमाउंट ज्यादा होगी फिर कोई टैक्स सेविंग नहीं है बल्कि उल्टा टैक्स कॉस्ट बन जाएगी। अब सिनेरियो में प्रपोजल में है क्या, कह रहे हैं कि द कपल वांट्स टू नो इफ इट वुड बी बेनिफिशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर with the profit being shared 75% to H and 25% to I। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई टैक्स सेविंग होगी अगर हम इस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर दें। तो एक लो जरा 2-4 मिनट का टाइम, अब दोनों लोगों के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, दोनों लोगों के लिए एनआईसी कैलकुलेट करो। अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, अगर 1 लाख का प्रॉफिट है वो 75% एज के लिए लिखा गया, तो इसका प्रॉफिट होगा, एज का प्रॉफिट होगा टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट 75,000। और अगर 25% आई के लिए प्रॉफिट है तो इसका प्रॉफिट बन जाएगा 25,000 टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब इन प्रॉफिट्स की बेस पे एच का इतना प्रॉफिट है और इसकी वाइफ का इतना प्रॉफिट है, तो दोनों की पहले टैक्स लायबिलिटीज कंप्यूट कर लो और दोनों का एनआईसी कंप्यूट कर लो। ये चार अमाउंट्स फाइंड करो और चार अमाउंट को सम करके यहाँ पे लिखो, ढूंढो कोई टैक्स सेविंग है या नहीं है। मैंने आपको करना क्या है वो बता दिया। नाउ टेक 5 मिनट्स टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम दे रहा हूं ना तो इसको आपने सॉल्व करना है, वरना मैं तो करवा ही दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, आपकी अपनी लर्निंग नहीं होगी अगर आप इसको नहीं करेंगे। हम हमेशा बीइंग स्टूडेंट डरते हैं कि हम गलत कर देंगे, तो भाई आज गलत कर लो ना, एग्जाम में बैठ के गलत नहीं करना है हमने। घर पे बैठ के प्रैक्टिस के दौरान जितना आप गलत करना चाहते हो कर लो, वो गलत भी तभी होगा जब आप करोगे। ट्राई तो करो पहले। कह रहे हैं कि अगर हस्बैंड की इनकम 75,000 है, कोई और इनकम नहीं है, यही इसके लिए टोटल बनेगी, यही इसके लिए नेट बनेगी, और फिर इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस किया जाएगा। पर्सनल अलाउंस माइनस करके 62430 इसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी, जिसमें से कुछ इनकम बेसिक रेट पे टैक्स होगी, और 62430 में से अगर 37,700 माइनस कर दिया जाए
तो 24730 पे हायर रेट अप्लाई होगा, 24730 पे। ये आ गया आपका 20% पे 7540, और ये आ गया आपका 40% पे 9892। हस्बैंड की टोटल टैक्स लायबिलिटी इस सिचुएशन में हो जाएगी 17432। 17432 इज द लायबिलिटी फॉर हस्बैंड। अब इन द सेम मैनर हम वाइफ के लिए लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। वाइफ का भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कोई अदर इनकम नहीं है, यही टोटल बनी, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, वाइफ को अलग पर्सनल अलाउंस मिलेगा। हर बंदे का पर्सनल अलाउंस डिफरेंट होता है। वाइफ के लिए टैक्सेबल इनकम आ गई 12430, जो कि 37,700 से कम है, बेसिक रेट में फॉल कर रही है। तो इसका डायरेक्टली टैक्स अप्लाई रेट किया 20%। सो वाइफ की लायबिलिटी आ गई 2486। तो वाइफ की लायबिलिटी आ गई 2486। अब इसी तरीके से हम एनआईसी की कंप्यूटेशन करते हैं। एनआईसी के लिए भी हमने कहा कि 1 लाख का प्रॉफिट 75% के हिसाब से हस्बैंड को गया 75,000। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट हस्बैंड के लिए आए 75। 25% का प्रॉफिट वाइफ को जाएगा, वाइफ का टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा 25,000। इन द सेम मैनर अब हम एनआईसी की कैलकुलेशंस करते हैं। अब हस्बैंड के एनआईसी के लिए हमें मालूम है कि अब एनआईसी वर्किंग के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे 1 से लेकर 12570 तक जो भी अमाउंट बनती है 12570 वहां तक नील एनआईसी होता है, तो ये हो गया 0। अब 12571 से लेकर दूसरी लिमिट होती है 50270 तक, डिफरेंस जो भी आता है उस पर एनआईसी कंप्यूट होता है 6% पे। यहाँ से देख लें, दोबारा से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि इसके इन बिटवीन जो अमाउंट होगी उसका 6% और इससे एडिशनल जो अमाउंट होगी उसका 2%। यहाँ पे हस्बैंड के लिए वर्किंग कर रहे हैं 50270 और 12571 का डिफरेंस लिया, तो ये डिफरेंस आ रहा है 37,700। तो 37,700 पे अगर हम 6% लगा दें तो ये आ गया 2262। और अब लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, 50271 से आगे बढ़े और हस्बैंड की टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक गए 75,000 तक। तो इसमें से हमने 27430 आ गया, 24730। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज़ करेक्ट करवा दीजिएगा। मैं क्विकली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आ गया 495। तो 495 प्लस 2262, सो दैट्स गिविंग अस 2757। तो यहाँ पे हस्बैंड का जो एनआईसी है 2757, ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। यहाँ तक सही चल रहा है जी। आगे बात करते हैं वाइफ के लिए। वाइफ के लिए भी हम सेम एनआईसी की कंप्यूटेशंस करते हैं। वाइफ का एनआईसी हम यहाँ पे कंप्यूट कर देते हैं। हमें मालूम है कि 1 से लेकर 12570 तक अमाउंट बनती है 12570। यहाँ तक वाइफ को भी कोई एनआईसी नहीं देना पड़ेगा, और 12571 से आगे 50270 तक की लिमिट है। लेकिन मैं यहाँ पे 50270 नहीं लिखूंगा क्योंकि वाइफ का टैक्सेबल प्रॉफिट 25,000 है। तो अब इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेते हैं, 25,000 माइनस 12570, तो ये आ गया 12430। इस तक वाइफ का एनआईसी कंप्यूट होगा 6% पे, एंड दैट इज एन अमाउंट ऑफ 746 कर लेते हैं। 745.8 आ रहा है, 746 कर लेते हैं। तो 746 यहाँ पे आ गया। हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। हमने एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में लायबिलिटी ढूंढी, टोटल टैक्स एंड एनआईसी दोनों का सम बन रहा था 30,689। और हमने कहा अगर ये इस बिजनेस को एक पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर लें तो इन दैट केस टोटल एनआईसी और ये कितना होगा। तो इन सब अमाउंट का अगर आप सम देख लो, अगर मैं 746 2486, हस्बैंड की लायबिलिटी 17432 और हस्बैंड का एनआईसी 2757, इन सबको कुल मिला के देखूं तो ये अमाउंट हो रही है मेरे पास 23421। 23421 इज द टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट फॉर बोथ दी पर्सन। इन सब का सम बन रहा है 23,421। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 23,421। अब आप देखो, आपको एक बेनिफिट नजर आएगा, ओवरऑल टैक्स सेविंग नजर आएगी। अगर ये बंदा अकेला बिजनेस चलाता रहता तो इसकी लायबिलिटी आनी थी 30689, लेकिन अगर चूंकि ये एक पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब ये ओवरऑल लायबिलिटीज आ रही है, टोटल टैक्स कॉस्ट आ रही है 23421। तो हमें ओवरऑल टैक्स सेविंग नजर आई। अगर मैं 30689 में से ये डिफरेंस ले लूँ तो हमें जो टैक्स सेविंग नजर आई दैट इज बाय दी अमाउंट
दोनों का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 7,286। तो 7,268 वुड बी द टोटल टैक्स सेव। तो हमने कहा अगर इनके लिए बेनिफिशियल है कि ये इस एक सिंगल ऑनर बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, दैट्स अ बेनिफिशियल थिंग बिकॉज इससे टैक्स सेव हो रहा है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये लायबिलिटी आ रही है और करंट सिचुएशन में ये टोटल सम आ रहा है लायबिलिटीज का। तो हम बीइंग टैक्स एडवाइजर ये कहेंगे कि भाई आप अपना ये वाला काम कर लो, आप इस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। अब एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने पूरी पहले करंट सिचुएशन को सॉल्व किया, फिर हमने प्रपोज सिचुएशन को सॉल्व किया, देन वी फाउंड टू वैल्यूज और इन दोनों का डिफरेंस लेके हमने टैक्स सेव्ड निकाला। ये सारा काम अभी हमने किया, लेकिन अगर एक डायरेक्ट मेथड अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। इस डायरेक्ट मेथड में देखो, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, अब अप्लाई करना ना करना ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। इसमें देखो हमें मालूम है कि एक बंदा जिसकी इनकम कम हो रही है उसका टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स सेव्ड होगा। इनकम किसकी कम हो रही है, प्रपोज सिचुएशन में जाके पहले हस्बैंड लाख रुपए कमा रहा था, पार्टनरशिप बिजनेस में जाके वो 75,000 कमाएगा। तो जिसकी इनकम कम हो रही है उसका टैक्स कम होगा, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स लायबिलिटी, सो टैक्स सेव्ड इज लाइज विद हस्बैंड। फिर टैक्स कॉस्ट आएगी, एक बंदा जो पहले बिजनेस में था नहीं, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, और वो है वाइफ इन ग्रेड। तो अगर अब वाइफ, मैं हस्बैंड और वाइफ का वर्ड यूज करता है डब्ल्यू लिख देता हूँ, ऑल द वाइफ का नाम कुछ और है, इंग्रिड है, लेकिन मैं वाइफ लिख रहा हूँ। तो वाइफ की पहले कोई इनकम नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। अब वाइफ बिजनेस में आएगी, इनकम कम आएगी, तो वाइफ का टैक्स भी आ जाएगा। वैसे बाय द वे इस शॉर्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें वाइफ से रिलेटेड चीजें सॉल्व करने की जरूरत थी। एक वाइफ की टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे और एक वाइफ का एनआईसी यहाँ पे, और ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये शॉर्ट मेथड भी फॉलो करना हो तो हमें सिर्फ ये दो चीजें कंप्यूट करनी पड़ेंगी, बाकी सारा कुछ हम डायरेक्ट करेंगे। और बाय द वे ये दो चीजें कंप्यूट कर लें तो इसका अलग सम अगर आप देख लो, अगर आपने ये दो चीजें सिर्फ कंप्यूट की होती तो 2486 एंड 746 ये कंबाइन करके आप कहते कि यार है 3232। तो वाइफ के लिए टैक्स कॉस्ट है, क्योंकि वाइफ बिजनेस में आई है तो इसका टैक्स एंड एनआईसी, तो जो वाइफ बिजनेस में आई इसके लिए टैक्स कॉस्ट क्या बनेगी, टैक्स प्लस एनआईसी। तो टैक्स प्लस एनआईसी का इसका सम हम कर चुके हैं 3232। ये तो टैक्स कॉस्ट है उस बंदे के लिए जो बिजनेस में आ गया, लेकिन जिसके पैसे कम हुए उसकी टैक्स सेव भी तो होगा। अगर इसकी इनकम कम हुई है 25,000 से तो इसकी आईटीएल भी कम होगी 25,000 से। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये मैक्सिमम 40% तक टैक्स दे रहा था, यहां भी जब इनकम कम हुई तो इसका टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ, ये 40% के टैक्स पे रहा। इनकम कम हुई 25,000 से, टैक्स भी कम होगा 25,000 से, तो 25,000 इंटू 0.4, तो टैक्स सेव्ड हो जाएगा 10,000 से। सिर्फ टैक्स सेव नहीं होगा, एनआईसी भी तो सेव होगा, एनआईसी भी कम होगा। पहले इसकी एनआईसी कंप्यूटेशन के लिए हमने यहाँ पे लाख रुपए यूज किए थे हस्बैंड के लिए, और इस सिचुएशन में इसका एनआईसी जो कंप्यूट हुआ, ये इसका एनआईसी कंप्यूट हुआ, ये 75,000 पे कंप्यूट हुआ। तो अगर एनआईसी कम होगा तो वो 25,000 इसकी इनकम रिड्यूस हुई थी, तो 13.8% पे इसका एनआईसी, सॉरी 2% पे इसका एनआईसी भी सेव होगा। तो 25,000 का 2% एनआईसी सेविंग निकाल लो, 25,000 इंटू 0.02, तो 500। अगर आप टोटल टैक्स सेव्ड देखोगे तो वो निकलेगा 10,500। इस टोटल टैक्स सेव में से टैक्स कॉस्ट को माइनस करो तो नेट सेविंग आ रही है, क्योंकि ये अब सेविंग वाली अमाउंट बढ़ी है, कॉस्ट वाली अमाउंट कम हो रही है, तो नेट सेविंग आ रही है आपके पास 10,500 में से। अगर आप माइनस कर दो 3232 को, तो आप भी आपके पास नेट टैक्स सेविंग वही अमाउंट आई 7268। 7268 यहाँ भी आ रहा था और 7268 यहाँ भी आपके पास आ रहा है। तो नेट टैक्स सेव में दोनों जगह पे सेविंग एक ही जैसी आ रही है। अब आपकी चॉइस कि आप इस मेथड, एक डिटेल्ड मेथड को फॉलो करते हुए नेट सेविंग पे पहुंचो, या अगर आप शॉर्ट वे को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सको तो इसके मुताबिक भी 7268 की टैक्स सेविंग आ रही है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल इसको सही तरीके से फॉलो कर सकोगे तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा टाइम सेव करना एग्जाम में, शॉर्ट मेथड लगाना। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं शॉर्ट मेथड अप्लाई करके आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे, तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप फिर लॉन्ग मेथड फॉलो करें ताकि गलतियां हो और आप मार्क्स फुल गेन करो। जी ये शॉर्ट मेथड समझ गए सारे, कि ये एक डायरेक्ट वे है कि डायरेक्ट सोच के मुताबिक कि जिस पर्सन की इनकम कम हो रही है उसका टैक्स कम होगा, और जो बंदा पहले किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम आ गया तो उसका टैक्स आ जाएगा। तो नेट टैक्स सेव इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है।
तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस टैक्स प्लानिंग के कर लिए, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास। और नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है। कह रहे आउटलाइन द इम्प्लीकेशन। देखें, रिक्वायरमेंट में ना ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटलाइन, एक्सप्लेन, डिटरमाइन, राइट, कैलकुलेट, ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्शन क्या करना क्या है वो हमें डिफाइन किया जा रहा होता है यहाँ पे। आउटलाइन का मतलब बताना, कोई डिसीजन नहीं देना है, बताना है होगा क्या। आउटलाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन, कि जो भी सिचुएशन है उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेंगी। आउटलाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। ये डिफरेंट जगह पे अगर बंदा कोई पैसा लगाए तो हर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, सिर्फ वो बताना है। ये नहीं बताना कि किस में करना चाहिए। जो जो काम हो रहा है उसमें आप बताओ कि हर एक ऑप्शन में रहते हुए आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ऑल्टरनेटिव वन है, इस तरह बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी नेक्स्ट स्लाइड पे है। ऑल्टरनेटिव वन है पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिव टू है गिफ्ट टू डॉटर। ऑल्टरनेटिव थ्री है आपके पास इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। अब इन तीनों का कंपैरिजन नहीं है देना कि ये कौन सा बेहतर है। इसमें से हमसे ये नहीं पूछा गया कौन सा बेहतर है, हमसे पूछा गया आउटलाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन। कि आपने एक्स्ट्रा होशियारी नहीं दिखाने की कौन सा बेहतर है, ये नहीं सिलेक्ट करके देना। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में रहते हुए क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी, वो सिर्फ बताना है। सिनेरियो बैकग्राउंड में दे रहा है हमें कि टी हैज रिसेंटली इनहेरिटेड द रेजिड्यू ऑफ हिज आंट स्टेट। एक किसी पर्सन की डेथ के वक्त टी को कुछ स्टेट ट्रांसफर हुई है, वो उस स्टेट को उस पैसे को ही विल यूज द इनहेरिटेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। उसने ये सारे काम करने हैं उससे। अब ये नहीं आपसे पूछ रहा कि कौन सा काम करना चाहिए, बता दिए ये सारे काम करने और ये हर काम करने के उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी। पहला काम, वो पर्सनल पेंशन में पैसा डालना चाह रहा है। दूसरा काम ये कि वो गिफ्ट टू डॉटर करना चाह रहा है। तीसरा काम ये कि वो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब हर एक काम करने के साथ होगा क्या वो हमें बताना है। सिचुएशन हमारे सामने दी गई है। कह रहे कि टी विल मेक द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स रिलीवेबल पर्सनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन फॉर दिस टैक्स ईयर। ये जो वर्ड एडिशनल है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा ऑलरेडी, बंदे का नाम क्या है जो ये सारी हरकतें करना चाह रहा है, उसका नाम है टोबायस, या कोई भी प्रोनाउंसिएट कर लो इसको। ये एडिशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है। एडिशनल का मतलब कि ये बंदा ऑलरेडी भी कुछ कर चुका है कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये पैसा मिलने पे मजीद कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है। कितना कर चुका है आगे लिखा हुआ है, हैविंग ऑलरेडी मेड कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। वो कह रहा है इस साल में वो एडिशनल भी करना चाह रहा है, ऑलरेडी इस साल में वो 10,000 कर चुका है। अगर पेंशन से रिलेटेड अगर आपको चीज याद हो, हर पर्सन की पेंशन कंट्रीब्यूशन में एक 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 टोटल स्पेसिफिक लिमिट कंप्यूट की जाती है। अगर तो बंदा अपनी उस टोटल स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रहते हुए पेंशन में कंट्रीब्यूट करे तो कोई मसला नहीं है, अलाउड है, वो टैक्स रिलीवेबल होता है। क्योंकि अगर आप अपनी अलाउड लिमिट तक, जिसे टोटल स्पेसिफिक लिमिट कहा जाता है, अगर आप उधर तक रहते हुए अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पेंशन में, तो दैट विल बी टैक्स रिलीवेबल, यानी कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपके ऊपर एक चार्ज लगेगा। उस चार्ज का नाम होता है एनुअल अलाउंस चार्ज। तो मैं रिपीट करता हूं, वो क्या रहा है, ये बंदा हमसे पूछ ये रहा है कि ये बंदा कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। वो ऑलरेडी 10,000 का कंट्रीब्यूट कर चुका है। अब आगे बोल रहा है हिज एडजस्टेड इनकम, पेंशन पर्पसेस के लिए एक एडजस्टेड इनकम होती है फॉर द टैक्स ईयर। वो कह रहा है कि हिज एडजस्टेड इनकम फॉर दिस ईयर विल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 260,000। ये 260,000 की लिमिट हमारे टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे ये कहीं जहाँ पेंशन की चीजें दी गई होंगी वहां पे ये 260,000 की लिमिट भी बताई गई होगी। ये देखिए पेंशन स्कीम लिमिट, ये भी आपके टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में दिया गया होता है। एग्जामिनर इसकी बात कर रहा है। अगर किसी पर्सन की एडजस्टेड इनकम इस 260,000 से ज्यादा हो तो जो ईयरली अलाउंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो टेपर होना शुरू हो जाता है। लेकिन मना कर दिया गया, बोला कि इस बंदे की एडजस्टेड इनकम इस इनकम लिमिट 260 से कम ही है, यानी कि उसका एनुअल अलाउंस, ईयरली एनुअल अलाउंस टेपर नहीं होगा। His adjusted income for the tax year 24-25 will not exceed 260,000. T has been self-employed since 6 April 2022 and has been a member of the pension scheme from the tax year 23-24 onwards.
वो पेंशन स्कीम का मेंबर किस साल से बना, वो 23-24 से बना। बिजनेस किस दिन से स्टार्ट किया, अप्रैल 22 से। अप्रैल 22 इज द फिजिकल ईयर स्टार्ट डेट फॉर द फिजिकल ईयर 22-23। अप्रैल 22 फिजिकल ईयर 22-23 की स्टार्ट डेट है। ऑल्दो उसने बिजनेस तो फिजिकल ईयर 22-23 में स्टार्ट किया, लेकिन वो पेंशन स्कीम का मेंबर बना अगले साल से 23-24 से। कह रहे हैं टीज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड ग्रॉस पेंशन, हमें पर्सनल पेंशन के लिए ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, तो ये जो भी अमाउंट दी गई होंगी पेंशन की, ये ग्रॉस दी गई होंगी। T's trading profits and gross pension contribution since he commenced as self-employment have been as follows। तो ये उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दिए गए हैं, जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया प्रॉफिट था इतने का, कंट्रीब्यूशन जीरो है। कंट्रीब्यूशन जीरो नहीं है, बेसिकली नॉट मेंबर। इस साल में तो वो नॉट मेंबर था। वो मेंबर बना किस साल में, वो पेंशन का मेंबर बना फिजिकल ईयर 23-24 से। 23-24 में उसने कमाया 64,000 और पेंशन में कंट्रीब्यूट किया 46,000। और हमने कहा 24-25,000 में उसने 78,000 कमाया, और ऑलरेडी वो कितना इस साल में कंट्रीब्यूट कर चुका है भाई, 10,000 कर चुका है। नाउ टेक 1 मिनट टाइम। तो आप 1 मिनट टाइम में आप बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड टोटल स्पेसिफिक लिमिट। आप इस 1 मिनट के टाइम में क्या कंप्यूट करोगे, टोटल स्पेसिफिक लिमिट। टोटल स्पेसिफिक लिमिट के लिए करंट ईयर चल रहा है फिजिकल ईयर 24-25, करंट ईयर का एनुअल अलाउंस, इस साल का फिजिकल ईयर 24-25 का जो एनुअल अलाउंस है, 24-25 का जो एनुअल अलाउंस है वो 60,000 है। और ये टेपर भी नहीं होगा बिकॉज पर्सन की एडजस्टेड इनकम इज लेस देन द इनकम लिमिट ऑफ 260। तो अगर ये एआई एडजस्टेड इनकम ज्यादा हो जाए इनकम लिमिट से तब ये टेपर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये अदरवाइज नहीं होगा तो इस साल में इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये 60,000 आ जाएगा विदाउट टेपरिंग। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि टोटल स्पेसिफिक लिमिट के लिए पिछले 3 इयर्स का अनयूज्ड अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने इस साल पे खड़े होके 24-25 से साल, पिछला साल 23-24, फिर 22-23, फिर 21-22, इन 3 इयर्स के अनयूज पेंशन कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। लेकिन एक चीज समझे, 21-22 का तो कोई जिक्र ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। शुरू जिक्र कहां से हो रहा है, अप्रैल 22 में, लेकिन अप्रैल 22 का भी हम यहाँ पे जीरो लाएंगे बिकॉज अप्रैल 22 का मतलब फिजिकल ईयर 22-23, इस साल में वो पेंशन स्कीम का मेंबर ही नहीं था, नॉट मेंबर। तो बचेगा एक ही साल। वो एक ही साल कौन सा होगा, फिजिकल ईयर 23-24। 23-24 का एनुअल अलाउंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 23-24 का भी ईयरली अलाउंस था 60,000। इसने 60 में से कितना कंट्रीब्यूट करके ये लिमिट को यूज किया, तो 60,000 में से फिजिकल ईयर 23-24 में इसने 46,000 कंट्रीब्यूट किया। तो अनयूज कितना बचा, 60 माइनस 46, 14,000 अनयूज बचा। तो हमने कहा कि टोटल स्पेसिफिक लिमिट के लिए करंट ईयर अलाउंस प्लस प्रीवियस 3 इयर्स अनयूज्ड अलाउंस लिया जाता है। तो पिछले 3 साल में से 21-22 का तो जिक्र ही नहीं है, क्रॉस कर दिया। 22-23 का जिक्र है, फिर भी जीरो लिया क्योंकि 22-23 में वो तो पेंशन स्कीम का मेंबर ही नहीं था, वो पेंशन स्कीम का मेंबर बना फिजिकल ईयर 23-24 से। तो फिजिकल ईयर 23-24 की अमाउंट हमने कैलकुलेट की 14,000। तो हमने फाइंड किया कि भाई फिजिकल ईयर 24-25 टोटल स्पेसिफिक लिमिट इस पर्सन के लिए कंप्यूट हो गई 74,000। ऑलरेडी फिजिकल ईयर 24-25 में वो ऑलरेडी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर चुका है। ये टोटल स्पेसिफिक लिमिट ऑलरेडी यूज हो चुकी, कितने अमाउंट तक यूज हो चुकी, 10,000 का कंट्रीब्यूशन इस साल में ऑलरेडी कर चुका है। जब भी तो हमसे पूछ रहा था कि एडिशनल कितनी अमाउंट होगी, तो एडिशनल अमाउंट हमने कहा 64,000 मजीद कर सकता है। तो इतनी एडिशनल अमाउंट मजीद वो अगर कंट्रीब्यूट करे तो उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये इससे ज्यादा कर दे तो फिर एक्सिस अमाउंट पे एनुअल अलाउंस चार्ज लग जाएगा। तो हमने कहा लिमिट अवेलेबल कि फर्दर लिमिट कितनी अवेलेबल है, तो हमने कहा 64,000 की लिमिट अवेलेबल है। तो अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे जा सकते हैं, हमने आउटलाइन करना है। आउटलाइन का मतलब होता है एक्सप्लेन। आउटलाइन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि सिर्फ कैलकुलेशन शो कर दो और अल्लाह हाफिज कह दो, ऐसा नहीं करना। जहाँ पे आउटलाइन लिखा है मतलब एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। तो हमने पहले कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दी, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं मिस्टर टी कैन एडिशनली कंट्रीब्यूट, कैन एडिशनली कंट्रीब्यूट in personal pension contribution to the extent of 64,000
विदाउट बीइंग इंकरिंग एनुअल अलाउंस चार्ज। ये उसकी पूरी स्पेसिफिक लिमिट थी, 10,000 वो ऑलरेडी कर चुका था, मजीद वो 64,000 का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर 64,000 तक का कंट्रीब्यूट करेगा तो इसके ऊपर कोई एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं लगेगा। इफ एक्सिस कंट्रीब्यूशन then annual allowance charge is applicable on excess amount based on the top most rate of tax। कि फिर वो देखा जाएगा एक्सिस कंट्रीब्यूशन कितना है। पहले वो फॉर एग्जांपल 64,000 है ना, इसने 70,000 मजीद कर दिया, 64,000 तक करता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर ये 64,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करे, फॉर एग्जांपल 70,000, तो इन दोनों का डिफरेंस जो 6,000 की अमाउंट आएगी, इस 6,000 पे हम टॉप मोस्ट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। अब टॉप मोस्ट रेट ऑफ टैक्स कौन सा होता है? सबसे पहले इस पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी। देखा जाएगा कि इनकम टैक्स में 20% का टैक्स पेयर है तो 20% इस 6,000 से मल्टीप्लाई करवाओ। देखा जाएगा कि अगर इनकम टैक्सेस में ये हायर रेट टैक्स पेयर है तो वो 40% इस 6,000 से मल्टीप्लाई करवाओ। और अगर देखा जाएगा कि ये बंदा इनकम टैक्सेस में एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो 45% इस 6,000 यानी कि एक्सिस कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द टॉप मोस्ट रेट ऑफ टैक्स। जी यहां तक सबको सब बातें क्लियर है? जल्दी से आई वांट योर फीडबैक। ये हमने पहला ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस नो कर दे प्लीज जल्दी से। अब इसी तरीके से हम सेकंड ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। इसके पास पैसा है, इनहेरिटेंस इसको मिली है, वो इस इनहेरिटेंस को डिफरेंट पर्पसेस में यूज करना चाह रहा है। सेकंड ही किसमें यूज करना चाह रहा है कि टी विल मेक अ कैश गिफ्ट ऑफ 100,000 टू हिज डॉटर when she gets married on this date and this date is in the fiscal year 24-25। he has not made any previous lifetime gifts। ये अब आईएसटी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिकैप हो जाएगा। आईएसटी इनहेरिटेंस टैक्स कहता है कि अपनी लाइफ में किसी को कोई एसेट दे देना पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर है, पैट है। और पैड के लिए हमें नेट पैड तक जाना होता है। नेट पैड तक जाने के लिए डिफरेंट तरह के रिलीफ एग्जाम्पशन माइनस किए जाते हैं फ्रॉम द लाइफ टाइम ट्रांसफर। लाइफ टाइम ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, पर्सन टू पर्सन वाले को पीईटी कहा जाता है और पर्सन टू ट्रस्ट वाले को सीएलटी कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर है। टी अपनी डॉटर को दे रहा है, पैट है तो पैट की वैल्यू लाख रुपए है। ये पैट जिस साल में हो रहा है वो साल है 24-25, तो करंट ईयर की एनुअल एग्जाम्पशन जो कि आईएसटी में 3,000 है वो माइनस की जा सकती है। और अगर आईएसटी परस्पेक्टिव से पिछले साल की एनुअल एग्जाम्पशन के बारे में कुछ ना बताया गया हो कि ये अवेलेबल है या नहीं है, यूज्ड हो चुकी या अनयूज्ड है, तो हम पिछले साल की भी एनुअल एग्जाम्पशन माइनस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर एनुअल एग्जाम्पशन कैन आल्सो बी डिडक्टेड। हमारे क्वेश्चन में लिखा गया था ही हैज नॉट मेड एनी प्रीवियस लाइफ टाइम गिफ्ट्स, कि जिंदगी में उसने आज से पहले कभी भी कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर नहीं किया, तो दैट मीन्स कि पिछले साल की एनुअल एग्जाम्पशन भी अवेलेबल होगी। सो दैट्स द रीजन वी हैव आल्सो डिडक्टेड एन अमाउंट ऑफ 3,000 फ्रॉम द पैड वैल्यू। फिर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आईएसटी में रहते हुए कोई भी लाइफ टाइम ट्रांसफर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो अगर लाइफ टाइम ट्रांसफर हुआ गिफ्ट अगर मैरिज के टाइम पे दिया गया हो तो हम मैरिज एग्जाम्पशन भी माइनस कर सकते हैं। तो हमने कहा ये शादी हो रही थी फिजिकल ईयर 24-25 में, एनुअल एग्जाम्पशन के बाद अब एमई मैरिज एग्जाम्पशन, और पेरेंट ने अपने डॉटर को यानी कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर नहीं है, डॉटर है, तो पर पेरेंट की जो मैरिज एग्जाम्पशन है दैट इज 5,000। तो अगर 1 लाख में से, और अगर ग्रैंड पेरेंट की होगी बट वो 2,500 है। अगर टी इसका नाना दादा होता तो फिर वो यहां से 2,500 माइनस करता, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट की एग्जाम्पशन फिर होगी 2,500, पेरेंट की एग्जाम्पशन है 5,000। ये माइनस करने के बाद वी एंड अप विद नेट पैड वैल्यू। नेट पैड वैल्यू में जो अमाउंट आ रही है 5 और 3 8 और 11, तो ये 89,000 की अमाउंट आ रही है। ये 89,000 पैड अमाउंट आ गई। लेकिन देन अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आउटलाइन करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो नेट पैड वैल्यू हमें मालूम है कि किसी भी तरह का अगर पैट हो लाइफ में एग्जम्प्ट होता है। तो मैं अपना पहला पॉइंट यही से लेता हूं कि पैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम आईएसटी, पैड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम आईएसटी इन लाइफ टाइम। फिर हमें एक और चीज भी याद है कि अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जाए विद इन 7 years आफ्टर ट्रांसफर डेट,
तो फिर ये पैट डेथ के वक्त टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप यहां से 7 ईयर्स का अरसा काउंट करो, मुझे दूसरा पॉइंट लिखना है, तो 29 मार्च 25 के बाद अगर हम 7 ईयर काउंट करें तो द डेट विल बी 29 मार्च 2032। 29 मार्च 25 से एग्जैक्ट 7 ईयर्स के बाद डेट आएगी 29 मार्च 32। अब इसके हिसाब से हम नेक्स्ट पॉइंट अपना एनोटेट करते हैं। यहाँ पे कह रहे कि इट विल बिकम टैक्सेबल, इट विल बिकम टैक्सेबल। लाइफ में तो ये पीटी एग्जाम रहा, लेकिन ये टैक्सेबल कब बन जाएगा? इफ मिस्टर टी डाइज बिफोर 29 मार्च 2032। ब्रैकेट में लिख दो विद इन 7 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफर, विद इन 7 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफर डेट लिख देता हूं 29 मार्च 25। ट्रांसफर डेट से अगर अगले 7 साल के अंदर अंदर मिस्टर टी की डेथ हो जाए तो ये डेथ के वक्त ये एसिड टैक्सेबल बन जाएगा। और फिर अगला पॉइंट हमें मालूम है कि इफ द टाइम गैप बिटवीन, if the time gap between the transfer, between transfer and death is minimum 3 to 4 years, फिर क्या होगा? मैं आप पे छोड़ता हूं, जल्दी बताओ। डेथ के वक्त ऐसी टैक्सेबल बन जाए, लेकिन अगर ट्रांसफर डेट और डेथ डे में कम से कम 3 से 4 साल का गैप आ जाए तो फिर क्या होता है? डेथ के वक्त टैक्सेबल तो रहेगा लेकिन कुछ और मिलेगा। वेरी राइट, बेहतरीन। तो फिर क्या होगा? देन टेपर रिलीफ वुड बी अवेलेबल। मिनिमम 3 से 4 साल का अरसा है, अगर 3 साल से भी पहले हो जाए फिर टेपर रिलीफ भी नहीं मिलेगा। देन टेपर रिलीफ वुड बी अवेलेबल। अब आखिरी बात करते हैं, इफ मिस्टर टी सर्वाइव्स, अगर इस दिन के बाद तक मिस्टर टी जिंदा रहे, यानी कि 7 साल के बाद डेथ हो, तो फिर क्या होता है? तो 7 साल के बाद अगर डेथ हो तो फिर तो ये एसिड वैसे ही डेथ के वक्त एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इफ मिस्टर टी सर्वाइव टिल 29 मार्च 2032, देन दिस एसिड, इफ मिस्टर टी सर्वाइव का मतलब ये इस दिन तक जिंदा रह जाए, 7 साल तक जिंदा रह जाए और इसके बाद इसकी डेथ अगर हो, इफ मिस्टर टी सर्वाइव टिल 29 मार्च 32, देन दिस पैट विल रिमेन एग्जम्प्ट, then this pet will remain exempt from IST at death time। जी यहां तक क्लियर है? सो हमने सेकेंड ऑल्टरनेटिव का भी बता दिया कि अगर इसके साथ ये तमाम मामला हो, ये लाइफ में ऐसे ट्रांसफर कर दे तो फिर क्या क्या होगा, उसके बारे में हमने सारी बात कर दी यहाँ पे। होप कि ये सबको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा और हमारा IST थोड़ा सा रिकैप हो गया ये काम करने से। आगे बात अगर हम करें थर्ड ऑल्टरनेटिव की, सो थर्ड ऑल्टरनेटिव इज टी विल मेक मैक्सिमम पॉसिबल, यहां पे भी वर्ड एडिशनल आ गया, एडिशनल अमाउंट इनटू एन इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। एडिशनल का मतलब कि वो ऑलरेडी ISA में कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुका है, मजीद करना चाह रहा है, तो वो मजीद कितनी कर सकता है वो हमें बताना है। टी विल इन्वेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल एडिशनल अमाउंट टू एन इनटू एन ISA अकाउंट फॉर दिस फिस्कल ईयर 24-25। he has already invested 5400 into a cash ISA during this year। इस साल में वो ऑलरेडी 5400 इस साल में ISA में, कैश ISA में इन्वेस्ट कर चुका है। हैविंग प्रीवियसली इन्वेस्टेड 6200 into a cash ISA during previous year 23-24। तो हमसे इंप्लीकेशंस पूछ रहा है इस बारे में, तो आप जरा सोचो ISA की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट आपके सामने, टेक 2 to 3 मिनट टाइम, कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में गैदर करो, देन चेक करना कि आपने वही पॉइंट गैदर किए जो मैं लिख रहा हूँ या कुछ और थे। अगर आप भूल गए हो ISA क्या होता है तो रेलिवेंट नोट्स खोल के आप हेल्प ले सकते हो जरा, लेकिन मैं चाहूंगा आप 2-3 मिनट इस पर इन्वेस्ट करो पहले खुद से। अब देखें जरा, आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए ISA से रिलेटेड। ISA में इन्वेस्टमेंट के लिए HMRC ने हर साल की हर पर्सन को एक लिमिट अलाउड की हुई है। ISA investment limit for each person, for each person yearly limit है for each person is 20,000 pounds per year। हर पर्सन को हर साल अलाउड है कि वो 20,000 तक का अमाउंट
आईएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर मिस्टर टी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, कितनी अमाउंट वो फिजिकल ईयर 24-25 में इन्वेस्ट कर चुका है, 5400। इस साल में वो 5400 ऑलरेडी कैश आईएसए में इन्वेस्ट कर चुका है। मिस्टर टी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5400 in fiscal year 24-25, so he can additionally, वो हमसे पूछ रहा है एडिशनली कितना कर सकता है, एडिशनली कंट्रीब्यूट, दोनों का डिफरेंस ले लो, पर ईयर अलाउड लिमिट का और जितना ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूट कर चुका है। तो अगर 20,000 में से हम 54,000 माइनस 5400 माइनस कर दे, तो एडिशनली वो 14,600 अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। आइदर इन, अब कोमा करके लिख रहे हैं, आईएसए की दो टाइप्स होती है ना, पहले हमें बताया कैश आईएसए में कर चुका है। तो भाई आईएसए की दो टाइप्स होती है, कैश आईएसए और स्टॉक आईएसए, स्टॉक या शेयर्स आईएसए। तो वो बाकी जो अमाउंट है वो भले कैश में करे भले स्टॉक में करे, कोई लिमिटेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इन आइदर 14,600 कंट्रीब्यूट कर सकता है इन आइदर द कैश आईएसए। आपने अलग से नहीं बताना कि ये टाइप से, इसको इस तरह से आप कवर अप कर सकते हैं अपनी बात को। अलग से पॉइंट लिख देना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईएसएस विच आर कैश आईएसए एंड स्टॉक आईएसए, तो इससे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने बताना रेलिवेंट पॉइंट है कि भाई इतनी अमाउंट एडिशनली वो कंट्रीब्यूट अभी भी कर सकता है, भले वो कैश आईएसए में करे और स्टॉक या शेयर्स आईएसए में। तो यहां से एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का मालूम है कि दो टाइप्स होती हैं आईएसए की। फिर हम आगे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का भी जिक्र है। तो प्रीवियस ईयर का जिक्र इसलिए कि एग्जामिनर चाहता है कि हम प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड कोई कमेंट करें। हर साल की अलाउड लिमिट 20,000 है, तो अगर उस 20,000 में से पिछले साल उसने 6,200 कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो पिछले साल का 13,800 बचा हुआ है। क्या आईएसए में पिछले साल का अनयूज्ड अमाउंट इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा सकता है? आंसर इज नो। आईएसए की हर साल की लिमिट 20,000 है, जैसे इस साल में वो 5,400 कर चुका, बाकी अगर वो ये 14,000 नहीं करे तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती लिमिट। तो आईएसए की ईयरली लिमिट 20,000 है, अगर कंट्रीब्यूट किया जाए तो ठीक है, अगर अनयूज लिमिट होगी दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड। तो यही हम पिछले साल के रेफरेंस से लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ये कोई चीज एग्जाम में ऐसी नहीं दी गई होती सवाल में, उसका कोई ना कोई आंसर से लिंक बनाना पड़ता है, और खासतौर पर इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे आपको बोला गया कि इंप्लीकेशंस बताओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर अनयूज्ड आईएसए लिमिट ऑफ, कितने अभी हमने फाइंड की 13,800। वो 13,800 लिख तो दिया, लेकिन फाइंड कैसे की? 20,000 में से पिछले साल का जो 6,200 कंट्रीब्यूशन था ये हमने माइनस किया 13,800। इसके बारे में हम कह रहे हैं कि दिस प्रीवियस ईयर अनयूज आईएसए लिमिट ऑफ 13,800 कैन नॉट बी ब्रॉड फॉरवर्डेड टू द फिजिकल ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल ईयर 23-24 की जो बची हुई लिमिट है, इसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते टू द फिजिकल ईयर करंट ईयर 24-25। तो अगर ये अनयूज्ड है तो ये खत्म हो गई, इसको हम इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।